नाइन्थ में मुझे प्रॉफिट अलग आ रहा है। अलग आ रहा है। नाइन्थ में रेक्टिफाइड एंट्रीज देख लो जरा। हाँ सर, प्रॉफिट अलग आ रहा है। लेट मी सी। 12,70,000 आ रहा है। ओके, purchase for the year included 25,000 of purchase of new furniture of the shop. I'm doing the rectified entries directly. Okay, खरीदा था फर्नीचर, डाल दिया परचेज में, तो रेक्टिफाइड एंट्रीज फर्नीचर टू परचेज के जगह फर्नीचर टू P&L एडजस्टमेंट, that will be 25,000. Furniture to P&L adjustment 25,000. Second one, Balram gave away goods at donation for which no entry was made. That is what? Donation to, but donation to purchase दोनों P&L adjustment to P&L adjustment है, so this entry gets nullified. Okay, this entry gets nullified. 60,000. P&L adjustment to P&L adjustment. Invoices for the goods amounting to 3,80,000. आ गया। Stock was not entered. तो स्टॉक टू ट्रेडिंग है, तो उसके जगह स्टॉक टू P&L एडजस्टमेंट, दैट इज 2,70,000. सेल्स का एंट्री कर दिया है, परचेज का एंट्री कर दिया है, स्टॉक का नहीं किया। 3,80,000 है ना? सॉरी, 3,80,000 है ना? 3,80,000. ओके, देन March goods costing 3 lakh were sold and delivered and taken as the sale of April. तो मार्च का सेल अप्रैल में ले लिया है, तो मार्च में सेल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो डेटर टू सेल, तो डेटर टू सेल के जगह डेटर टू P&L एडजस्टमेंट, द सेल ऑफ मार्च वेर 3 लाख. अप्रैल में भी करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री उल्टा करने का, बट वो अप्रैल में होगा, लोग फिलहाल लास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं. Goods costing 1,05,000 as sold on sale or return, margin of 33 1/3%. Though the approval was given in April, sales were taken as sale of March. तो हमें रिवर्सल एंट्री नहीं की है, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, दैट इज P&L एडजस्टमेंट टू डेटर, ये करना बाकी था. दैट वाज एट सेलिंग प्राइस, दिस वाज कॉस्ट प्राइस, तो आई थिंक इसका सेलिंग प्राइस आएगा आपको 1,40,000 बना के मिल जाएगा. एंड देन स्टॉक में भी एडजस्ट करना है, बुक स्टॉक में एडजस्ट करना है, फिजिकली भले ही अपने पास नहीं है, तो स्टॉक टू P&L एडजस्टमेंट 1,05,000. इसमें आपका प्रॉफिट कैसे कैसे इफेक्ट होगा, तो प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड बाय दिस, ये ऐड हो जाएगा, ये नलिफाई हो जाएगा, इसका नोट में दे रहा हूँ, ये ऐड हो जाएगा, फोर्थ वाला ऐड हो जाएगा, फिफ्थ वाला लेस हो जाएगा, सिक्स्थ वाला ऐड हो जाएगा. दैट्स योर चेंज इन प्रॉफिट. एंड चेंज इन स्टॉक के लिए खाली दो ही है, ये थर्ड वाला स्टॉक डेबिट हो रहा है और ये सिक्स्थ वाला स्टॉक डेबिट हो रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपके बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक में. बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ढूंढना था आपको. Got it? बोलो, एनी अदर डाउट इन दिस सम? नोट लिखना है ये सम में, और ये जो लास्ट प्रॉफिट वाला सम किया था दोनों में कॉमन नोट आएगी. इसमें पहले नोट लिख लो. सम नंबर 9 में जस्ट राइट अ नोट. प्रॉब्लम नंबर 9 में जस्ट पुट अ नोट. प्रॉब्लम नंबर 9, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, goods distributed as free samples will not have any effect on profit. Goods distributed as free samples will not have any effect on profit. Will not have any effect on profit as the entry is nullified. As the entry is nullified. Goods distributed as free samples will not have any effect on profit as the entry is nullified. डोनेशन है ना? डोनेशन है तो उसमें सैंपल था, आई थिंक लास्ट सम में सैंपल था. इसमें डोनेशन है तो goods given as donations will not have any effect as the entry is nullified. लास्ट सम वाले में भी सेम नोट है, आई थिंक उधर सैंपल्स था, उधर सैंपल्स में नोट है. ये सम में हर एक आइटम के लिए हम लोग स्टॉक को चेंज नहीं कर रहे थे. ओके, व्हाई? बिकॉज ऊपर फिजिकल स्टॉक नहीं था, ऊपर बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक था. बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है, ओनरशिप स्टॉक दिया है, तो आपको एंट्रीज ही देखनी है. एंट्रीज में जो चेंज हुआ है वही दिखाने का. बट अगर फिजिकल स्टॉक दिया है तो आप लोग जैसे नॉर्मल रिकंसिलिएशन कर रहे हो, जो मैंने आपको सम दिया था, सम नंबर 27 आते हैं, सम नंबर 27.
प्रॉब्लम दिक्कत आई होगी तो सम नंबर 27 में ही आई होगी, बाकी तीनों तो इजी थे। सम नंबर 27 आई एम डिस्कसिंग द एंटायर प्रॉब्लम, प्लीज चेक कर लो अच्छे से। यहाँ पे आपको फिजिकल स्टॉक दिया था, तो नॉर्मली जैसे आप रिकंसाइल कर रहे हो फिजिकल इन्वेंट्री के साथ वैसे करना है। 27th वन, X's financial year ends on Wednesday in September, but the actual stock is not taken until the following Saturday. When it is ascertained at 33,500, you find that. उसका year end हो रहा है last Wednesday in September. So let us assume that the date of तुम्हारा last Wednesday, assume का यही रहेगा. Let us see, check it as 30th September. This is your last Wednesday, this is your year ending. तो आपका स्टॉक टेकिंग जो है वो उसके आगे वाले सैटरडे को हुआ है, बेसिकली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्ड ऑफ अक्टूबर को हुआ है। 3rd ऑफ अक्टूबर का फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है, ये सैटरडे का फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है। तो आपको रोल बैकवर्ड करना है यहाँ पे, मतलब 3rd अक्टूबर के फिजिकल स्टॉक से आपको 30th सितंबर का स्टॉक ढूंढना है, दैट इज द मीनिंग। So I will start with physical stock on 3rd October. That is Saturday. That is 33,500. ठीक है? Sales are entered in the sales day book on the same day as dispatched, and return inwards are entered in the return inward book on the day the goods are received back. Purchase are entered in purchase day book as invoices are received. ये क्या है? ये आपको पॉलिसी दी गई है कंपनी। दिस इज द अकाउंटिंग पॉलिसी कि सेल और सेल्स रिटर्न आप डिस्पैच बेसिस पे कर रहे हो और परचेजेस आप इनवॉइस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है? तो ये रूल के आगे आपको सम करना है, ये रूल को पकड़ के। The purchases between Wednesday and Saturday as per purchase day book were 120, but out of these goods amounting to 40 were not received unless and until the stock was taken. तो पहले क्या करने का, दोनों को डिवाइड कर देने का, 80 और 40 बना देने का। पहले ये 80 को पकड़ो, फिर हम 40 को देखते हैं। अब 80 के लिए क्या दिया है, परचेजेस वेर एंटर्ड इन द इनवॉइस बुक, ओके, और 40 का गुड्स वेर नॉट रिसीव्ड अंटिल द स्टॉक वाज टेकन। मतलब इस टाइम पीरियड में आपका जो परचेज हुआ है परचेज डे बुक के हिसाब से, इस टाइम पीरियड में 80 रुपीज तो है ही, 80 रुपीज परचेज डे बुक। परचेज हम इनवॉइस बेसिस पे करते हैं, दीक्षित मेहता। तो परचेज बुक में एंटर हुआ है मतलब इनवॉइस आ चुका है, और 40 रुपीज का गुड्स आपको 3rd अक्टूबर के बाद रिसीव हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 80 रुपीज का गुड्स आपको उसी टाइम स्लॉट में रिसीव हो चुका है। तो 80 रुपीज का जो गुड्स है वो आपको सेम स्लॉट में रिसीव भी हो गया और इनवॉइस भी एंटर हो गया between 30th September and 3rd October. Read, purchases between Wednesday and Saturday as per the purchase day book were 120, but out of these goods amounting to 40 were not received until the stock was taken. तो मतलब 40 का गुड्स बाद में आया है, तो 80 का गुड्स तो तभी आ गया। तो 80 रुपीज का गुड्स आपको 30th सितंबर से 3rd अक्टूबर के बीच में आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 80 रुपीज। अब 80 रुपीज के लिए क्या आप ओनर थे एज ऑन 30th सितंबर? ऑब्वियसली नो, बिकॉज उसके बाद आपने गुड्स खरीदे हैं। बट आर दीज गुड्स इन योर फिजिकल इन्वेंट्री एज ऑन 3rd अक्टूबर? जब आपने वैल्यू किया तब 3rd अक्टूबर में इन्वेंट्री में ये गुड्स आ चुके हैं, तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो आप माइनस करोगे 80 रुपीज को, तो ये नॉर्मल परचेज आपने सबट्रैक्ट करना है। नाउ कमिंग टू दैट 40 रुपीज, ये 40 रुपीज का गुड्स आपने इनवॉइस एंटर कर लिया है 1st से 3rd के बीच में, बट आपको फिजिकल इन्वेंट्री आई है 3rd के बाद। नाउ सिंपल लॉजिक से पूछने का, आर वी द ओनर्स ऑफ दीज गुड्स एज ऑन 30th सितंबर? नो, इसके बाद परचेज किया है। अब ये स्टॉक में भी है ही नहीं, ये गुड्स 3rd अक्टूबर के स्टॉक में पड़े ही नहीं है और होने भी नहीं चाहिए थे क्योंकि बाद में मिले हैं। तो क्या ये गुड्स ऐड करने हैं आपको एज ऑन 30th सितंबर के स्टॉक में? आर वी सपोज टू मेक एनी चेंज इन द स्टॉक? नो।
वाई नो? क्योंकि फिजिकल इन्वेंट्री में अगर होते तो मैं माइनस करता, फिजिकल इन्वेंट्री में तो है ही नहीं, 3 अक्टूबर के बाद आया, तो नथिंग डूइंग अबाउट दैट, वी विल सिंपली इग्नोर देम, we will simply ignore them. All of you clear with these two items? बोलो। उसके बाद दिया है अपने को सेल्स बिटवीन वेडनेसडे एंड सैटरडे एज पर सेल्स डे बुक एंड कैश सेल्स बुक वेयर 1720 रुपीज। अब 1720 रुपीज का सेल्स डे बुक और कैश सेल्स बुक दोनों का दिया हुआ है, और सेल्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डिस्पैच बेसिस। तो इसका मतलब ये गुड्स ऑलरेडी डिस्पैच हो गया है फर्स्ट और थर्ड के बीच में, और इनवॉइसेस भी शायद उसने एंटर कर दिया हो, वी डोंट नो, बट फर्क नहीं पड़ता है, सेल तो हो गया है। तो आर वी द ओनर्स ऑफ दीज गुड्स ऑफ 1720 एज ऑन 30th September? वी आर द ओनर्स, डेफिनेटली वी आर द ओनर्स, बट अब क्या है, ही रिकॉर्ड्स द सेल्स एज ऑन डिस्पैच बेसिस, मतलब ये गुड्स 3 अक्टूबर से पहले ही डिस्पैच हो चुके हैं डेफिनेटली। तो 3 अक्टूबर के स्टॉक में ये गुड्स हैं कि नहीं है? नहीं है, लेकिन होने चाहिए। 30th September को तो आप ओनर थे, तो व्हाट आर यू सपोज टू डू विद दिस? ऐड कर दोगे आप, बट एट सीपी करोगे, एट कॉस्ट प्राइस करोगे। अब कॉस्ट प्राइस के लिए मार्जिन दिया हुआ, इट इज सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, मतलब सेल्स पे 25% है, तो सिंपली 25% इसमें से माइनस करो आप, 1720 माइनस 25% कर दो, कितना आ रहा है आंसर? 1290 1290। 90 1290, so 1290 we will add over here. परचेज सेल का समझ में आ गया। फिर गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग सितंबर prior to the last Wednesday but not received until after the Wednesday amounted to 100, out of which 70 worth were received between Wednesday and Saturday. तो आर दिस परचेज और आर दिस सेल्स? तो देख के ही पता चल रहा है पहले तो परचेज है, तो 100 रुपए के परचेज हुए हैं, उसमें से आपको ऐसे दिया हुआ है कि 70 रुपीज का गुड्स आपको वेडनेसडे और सैटरडे के बीच में मिला है, ओके, और 30 रुपीज का गुड्स आपको स्टॉक टेकिंग के बाद मिला है, मतलब आफ्टर सैटरडे। अभी सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग सितंबर, मतलब क्या कि इनवॉइस पूरे 100 रुपए के सितंबर में आ चुके थे बिफोर द ईयर एंड, और हमारी पॉलिसी है कि वी एंटर द गुड्स एज परचेज एज सुन एज वी रिसीव द इनवॉइस। तो जैसे मैंने इनवॉइस रिसीव किया होगा सितंबर में, मैं उसका ओनर बन चुका हूं, मैं पूरे 100 के 100 गुड्स का ओनर बन चुका हूं, ओके। नाउ आई एम ब्रेकिंग दोस गुड्स इनटू 70 एंड 30। लेट्स फोकस ऑन 70। 70 के गुड्स का इनवॉइस आपको सितंबर में मिल चुका है, मतलब आप सितंबर 30 को उसके ओनर बन चुके हो। फिजिकली ये गुड्स आपको मिला है 1 और 3 अक्टूबर के बीच में। तो क्या ये गुड्स 30th सितंबर में था, फिजिकल स्टॉक में था? 30th सितंबर के फिजिकल स्टॉक में ये गुड्स था? 30th सितंबर के फिजिकल स्टॉक ये 70 रुपीज 30th सितंबर के फिजिकल स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में मिला है। तो 3 अक्टूबर के फिजिकल स्टॉक में था कि नहीं था? 3 अक्टूबर के फिजिकल स्टॉक में था। एंड वेर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स एज ऑन 30th सितंबर? 70 रुपीज के ओनर थे आप, तो ये आपके 30th सितंबर में होना चाहिए, बराबर है। फिजिकल स्टॉक में तो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये 30th सितंबर का स्टॉक आप उसी के हेल्प से कर रहे हो कैलकुलेट। तो आर वी सपोज टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग टू दिस 70? कुछ भी करना है कि नहीं करना है, बताओ। नहीं करना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में क्योंकि क्वांटिटी आ चुकी थी, तो जब आपने स्टॉक टेकिंग की तब 33,500 के अंदर ये 70 रुपीज पड़ा हुआ है, और ओनर्स तो आप हो ही वैसे भी, क्योंकि इनवॉइस पहले आ चुका है। हाँ, अगर आपको इसका इनवॉइस 3 अक्टूबर के बाद रिसीव होता तो आप माइनस कर देते, क्योंकि आप ओनर नहीं हो, क्योंकि आप ओनरशिप इनवॉइस बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अगर आपको इनवॉइस 3 अक्टूबर के बाद रिसीव होता तो आप इन गुड्स को माइनस कर देते 3 अक्टूबर के गुड्स में से, लेकिन इनवॉइस आपको पहले ही मिल चुका है। तो दिस 70 rupees you will completely ignore. This 70 rupees you will completely ignore.
Why you will ignore? Are you understanding? आप ओनर्स भी हो 30 सितंबर को और ये गुड स्टॉक में भी है और होने भी चाहिए क्योंकि ओनरशिप है आपके पास। तो ऐड करोगे तो डबल काउंटिंग होगी और लेस तो करना ही नहीं है क्योंकि आप ओनरशिप हो उस स्टॉक के ओनर हो लीगली, बराबर। तो नथिंग डू। व्हाट अबाउट 30 रुपीज? 30 रुपीज का इनवॉइस आ चुका है सितंबर में, तो यू आर द ओनर्स ऑफ दी स्टॉक, डेफिनेटली यू आर द ओनर्स ऑफ दी स्टॉक, बट ये स्टॉक आपको 3 अक्टूबर के बाद मिला। तो 3 अक्टूबर के बाद मिला तो 3 अक्टूबर के फिजिकल इन्वेंट्री में ये नहीं पड़ा, तो क्या करना है आपको? ऐड करना है, लेस करना है कि कुछ नहीं करना? ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लीगली ओनरशिप स्टॉक है आपका, फिजिकल डिलीवरी में नहीं आया अभी तक, नहीं आया तो ऐड करके बढ़ा के दिखा दो उसको। 70 वाला तो पड़ा था, उसको टच करने की जरूरत नहीं है, बट 30 वाला आपको बाद में मिला तो वो फिजिकल स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन ओनरशिप में होना चाहिए, तो आपने ऐड कर दिया। 30 और 70 वाला वापस समझाओ ना। 70 वाले के क्या आप ओनर हो एज ऑन 30 सितंबर? यस, यू आर द ओनर, राइट? ओनर हो आप 30 सितंबर को, और यही फिजिकल इन्वेंट्री जो है 30 सितंबर वाली आपने 3 अक्टूबर को ढूंढी है 33,500, क्या उसके अंदर ये 70 रुपीज का गुड्स पड़ा हुआ है? 3 अक्टूबर को रहेगा। 3 अक्टूबर को रहेगा फिजिकल स्टॉक में। अभी मैं आपको वही 3 अक्टूबर का स्टॉक देता हूं और बोलता हूं कि इसमें जो 70 है इसके आप ओनर थे ही 30 सितंबर को, तो इसमें क्या आप और 70 ऐड करोगे? और 70 अगर ऐड करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, वो 70 वाले गुड्स ऑलरेडी पड़े हुए, ऑलरेडी जो आप ओनरशिप स्टॉक था आपका 30 सितंबर को, वो गुड्स पड़े हुए हैं 3 अक्टूबर में, तो अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेस भी नहीं करना है, ऐसे सोचो आप, लेस क्यों नहीं करना है? अगर लेस कर दोगे तो आप गलत कर रहे हो क्योंकि उस स्टॉक के आप जेन्युइन ओनर हो एज ऑन 30 सितंबर। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दैट, यू आर द ओनर, so no effect, you are the owner as well as the goods are in stock, so nothing doing to that. Got it? And then 30 वाले का क्यों करना पड़ेगा ऐड? क्योंकि आप ओनर तो हो, इनवॉइस बेसिस पे आप कर रहे हो, that's why you are the owner as on 30th September, but the physical inventory is not yet received, so it should be a part of your ownership stock though not physically received, so you will add that 30 rupees. Got it? And then goods sold in the previous week 60 rupees were returned on Monday but did not reach X until Thursday. Sold in the previous week, Monday 30 मतलब सितंबर में कभी तो बेचा है, और were returned on Monday, Monday को रिटर्न हो चुका है but the goods did not receive until Thursday, मतलब मंडे को क्या होगा? इनवॉइस बनाया होगा। मंडे मतलब क्या होगा? 28 सितंबर होगा क्योंकि अपना वेडनेसडे इज 30 सितंबर, तो 28 सितंबर को आपने सेल्स रिटर्न का डेबिट नोट बना के रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट नोट, सॉरी, सेल्स रिटर्न का क्रेडिट नोट बना के आपने एंटर कर दिया है, लेकिन गुड्स आपको मिले हैं, कभी मिले हैं गुड्स? अंटिल थर्सडे, मतलब वेडनेसडे और सैटरडे के बीच में फिजिकल स्टॉक आया है। ओके, तो अभी वो सेल्स रिटर्न कैसे रिकॉर्ड करता है? अपना डॉक्यूमेंट बेसिस पे नहीं करता, सेल्स रिटर्न आर रिकॉर्डेड ऑन डिस्पैच, मतलब गुड्स पहले आया तभी रिकॉर्ड करता है। गुड्स कभी मिला उसको? वेडनेसडे और सैटरडे के बीच में, तो एक्चुअल सेल्स रिटर्न वेडनेसडे और सैटरडे के बीच के है। तो सिंपल क्वेश्चन, आर वी द ओनर एज ऑन 30th सितंबर ऑफ दीज गुड्स? नो नो, क्योंकि डिस्पैच जो गुड्स फिजिकली आए हैं वो 30th सितंबर के बाद आए, तो 30th सितंबर को आप ओनर डेफिनेटली नहीं हो। ओके, अब क्या ये गुड्स आपके फिजिकल इन्वेंटरी में पड़े होंगे एज ऑन 3rd अक्टूबर? आर दीज अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 3rd अक्टूबर? यस, इट इज अ पार्ट, क्योंकि स्टॉक टेकिंग में तो गुड्स आ गया बीच में, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आ गया, सेल्स रिटर्न के गुड्स ये टाइम ड्यूरेशन के बीच में आ गए। तो अब सोच के बताओ, क्या ये होने चाहिए जेन्युइनली आपके स्टॉक के अंदर कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। आप ओनरशिप नहीं हो, इसकी ओनरशिप नहीं है आपके पास। ओनरशिप आपको मिली थी सितंबर 30 के बाद,
तो 3 अक्टूबर के स्टॉक में आप जेन्युइन ओनर हो, बट 30 सितंबर में आप उसके ओनर नहीं हो, तो आप उसको माइनस कर दोगे। तो आप उसको माइनस कर दोगे, लेकिन क्या माइनस करोगे? उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे आप। कॉस्ट प्राइस क्या था आपका? 25% टू सेल्स था, मतलब 45 रुपीज आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ये करके आपको मिलेगा आंसर। यस, यही सेल्स रिटर्न जो लास्ट ट्रीटमेंट में दिया है, यही सेल्स रिटर्न का गुड्स आपको 3 अक्टूबर के बाद रिसीव हुआ होता, यही 3 अक्टूबर के बाद रिसीव हुआ होता, तो आप क्या करते? सेल्स रिटर्न का जो गुड्स है 60 रुपीज, 3 अक्टूबर के बाद रिसीव हुआ होता, तो क्या करते? तो नो इफेक्ट। तो आप वैसे भी ओनर तो थे ही नहीं उन गुड्स के, और फिजिकली भी वो गुड्स नहीं आए आपके पास, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं। आपका स्टॉक एज इट इज परफेक्ट पड़ा हुआ है। ओनरशिप स्टॉक में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लो। Who got this answer? What's the answer? Tell me. 34695 शायद 34695, पता नहीं। right? हाँ वो भी आएगा। सर वो 30 ऐड होगा ना? कौन सा 30? मैंने नहीं किया क्या? वही 100 और 70 का। 70 वाला इग्नोर करना है, और 30 ऐड होगा ना पर? 30 वाला क्या था? आफ्टर परचेज, हाँ 30 वाला ऐड हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि we were the owner but the goods are not in stock, we have received it after stock. Yes, 30 will be added. ये आंसर है। Purchase but goods received after third, तो 30 ऐड हो जाएगा। क्या मिला आंसर? 34695। 34695। बोलो, ये आंसर आया खुद से? ये सबका गलत है, ये सबका सही है? कितने लोग को सही आया? प्लीज रेज योर हैंड्स ऑन द स्क्रीन। बाकी लोग को नहीं आया? 7-8 लोग को नहीं आया। तन्वी, रक्षित, आर्यन, भानुशाली, शिवानी, प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस। समझा? मिस्टेक हुआ था वो समझ में आ गया अभी? ओनरशिप स्टॉक ढूंढना है फ्रॉम फिजिकल इन्वेंटरी। ओके, अगर देखो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में फर्स्ट और थर्ड के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन ही ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ हो, ओके, तो जो आपका फिजिकल इन्वेंटरी फर्स्ट को है वही थर्ड को है, और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो आप जेन्युइन ओनर हो उस स्टॉक के। कुछ सेल और रिटर्न नहीं है, कुछ कंसाइनमेंट नहीं है, तो जो आपका फिजिकल इन्वेंटरी है वो आपका ओनरशिप स्टॉक बन जाएगा। नो टू थॉट्स अबाउट दैट। ओके, आपने सबके सब गुड्स उधर डाल दिए हैं, खरीदे हुए बेचे हुए निकाल दिए हैं, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कुछ एंट्री नहीं है, सेल और रिटर्न हुआ नहीं है, कंसाइनमेंट हुआ नहीं है, तो जो फिजिकल इन्वेंटरी है वो आपका ओनरशिप स्टॉक हो जाएगा, बराबर है ना? बट क्योंकि ये बीच में हो रहे हैं, तो जो जो फिजिकल स्टॉक में एडिशन हुए हैं फर्स्ट के बाद वो आपको हटाने हैं, क्योंकि आप ओनर नहीं हो, और जो जो सब्ट्रैक्शन हुए हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ओनर हो। बट बस यही है, सिंपल सी चीज है। ओनरशिप स्टॉक ढूंढना है अपने को 30 सितंबर का, वो दिमाग में रखना है आपको। So I think we have completed with stock. One sum left, I think. I don't remember the number now. एक सम शायद बाकी है, वो होना चाहिए आपका 30। सम नंबर 30 पे आ जाता है, लास्ट सम। तो स्वाहा हो गया अपना स्टॉक। 14 वाला भी बाकी है। कौन सा वाला? 14 वाला एक वो लग रहा था मेरे को, वो शायद 14 वाला बाकी है। 14 वाला बाकी है। 14 वाला कैसे बाकी रहेगा? हो गया है शायद। 14 तो हो गया ना नहीं, अपना? बाकी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो लिफो, श्रीराम मिल सबसे पहले लेक्चर में किया होगा। नहीं बाकी है। श्योर? हाँ। क्या एक सम स्किप अभी? नहीं स्किप नहीं, वो होमवर्क कर लेना, तो हो चुका। फीफो लिफो वेटेड एवरेज से करना है आपको। ओके, पीरियोडिक कर लेना, पीरियोडिक क्या, सॉरी, परपेचुअल बना देना,
रिविजन भी हो जाएगा. 14th sum by all the three methods, FIFO, LIFO, weighted average, perpetual. Okay. 14th sum is for homework. और आ जाओ 30th sum पे, last sum number 30. From the following information, find out the value of stock as on 31st March 06. ऐसे आपको कभी भी बोल दिया value of stock मतलब book value, ownership stock ढूंढना है. which sum it is? 30. Sum number 30. आपको कभी भी वैल्यू ऑफ स्टॉक ढूंढना है मतलब ओनरशिप स्टॉक ही ढूंढना है. फिजिकल स्टॉक है तो दे शुड क्लियरली स्पेसिफाई. बिजनेस को फिजिकल स्टॉक से वैसे कोई मतलब नहीं है, ओनरशिप स्टॉक ही चाहिए उसको. ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो फिजिकल इक्वल्स ओनरशिप हो जाए. From the following information, find out the value of stock as on 31st March 06. Cost of physical stock on 31st March 06 was 3,20,000. So physical stock on 31st March 06 was 3,20,000. ये था आपका फिजिकल स्टॉक. आपको ढूंढना है ओनरशिप स्टॉक ऑन द सेम डेट. जरूरी है क्या दोनों सेम हो? फिजिकल स्टॉक आपका 320 एज ऑन 31st मार्च और आपको ढूंढना है ओनरशिप स्टॉक ऑन 31st मार्च. शुड दे बोथ बी सेम? No. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल हाउ दे कैन बी डिफरेंट? Sale or return. सेल और रिटर्न में अगर हमने गुड्स दिया है किसी को तो फिजिकल स्टॉक में नहीं होगा लेकिन बुक स्टॉक में होना चाहिए, राइट? यू विल ऐड दैट. कंसाइनी अगर हम हैं, हम कंसाइनी है तो हमें गुड्स मिले हैं, वो फिजिकल स्टॉक में होंगे लेकिन ओनरशिप में नहीं होने चाहिए तो हम लोग माइनस करने चाहिए इसमें से, राइट? और अगर हम कंसाइनर होते तो हमारा स्टॉक किसी के और के पास पड़ा हुआ होता तो ऐड करते हम ओनरशिप स्टॉक में, राइट? और कुछ वैल्यूएशन हो सकता है. फिजिकल इन्वेंट्री में 10,000 के गुड्स स्पॉइल्ड है जिसकी एनआरवी 0 है, तो आप क्या करोगे इसमें से? बोलो. सब्ट्रैक्ट कर दोगे. एनआरवी 0 हो गई है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे वैल्यू करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो. तो फिजिकल स्टॉक और ओनरशिप स्टॉक सेम होने जरूरी नहीं है. फिजिकल दिया हुआ है, ओनरशिप ढूंढना है. अभी कॉस्ट ऑफ स्टॉक हेल्ड एज अ कंसाइनी इज 1,60,000. आ गया. हम लोग कंसाइनी है, हमारे पास किसी और का स्टॉक पड़ा हुआ है तो फिजिकल में पड़ा होगा यहाँ पे, बट क्या ओनरशिप है हमारी उस स्टॉक पे? नहीं है तो क्या करोगे उसको? माइनस कंसाइनी वाला स्टॉक 1,60,000. फिर goods costing 20. अच्छा, stock was expected to realize the normal selling price of 150% of cost. 150% of cost का normal selling price है. तो what is the profit margin on cost? 150. ध्यान से पढ़ो. Stock is expected to realize the normal selling price of 150% of cost. 50%. The selling price is 150% of cost. So what is the profit? मतलब अगर सेलिंग प्राइस 150 है तो कॉस्ट 100 है, ऐसा है. सेलिंग प्राइस इज 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस. So what's your profit margin? 50% on cost. So normally you sell the goods at 50% on cost price. That's your normal profit margin. ऐसा नहीं दिया कि profit is 150% on cost. If you are getting confused with this statement, profit is not 150% of cost. Selling price is 150% of cost. So profit is 50%. Goods stock was expected to realize a normal selling price of 150% of cost except for the following goods. Except for the following मतलब इन goods में थोड़ा तो लफड़ा है. Goods costing 20,000 were damaged and an expenditure of 10% of the normal selling price was necessary to realize the normal selling price of goods. अरे बाप रे, तो घुमा दिया. क्या बोल रहा चाह रहे? Goods costing 20,000 were damaged and an expenditure of 10% of the normal selling price was necessary to realize the normal selling price of goods. 3,000 का सेलिंग प्राइस, 3,000 का एक्सपेंस रहेगा, 30,000 का सेलिंग प्राइस.
इस गुड्स का नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 30,000, ये समझ आया सबको? क्योंकि 150% पे आप नॉर्मली बेचते हो, तो 50% प्रॉफिट लगा के 30,000 में बेचोगे, दैट्स योर नॉर्मल सेलिंग प्राइस। लेकिन उधर एक चीज दी गई है, उसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस में बेचने के लिए उस पर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइकिल्स खरीदी है, आपकी साइकिल 1000 रुपए में पड़ी है, आपको 1000 रुपीज की साइकिल है, आपको उसको 1500 रुपए में बेचनी है, दैट्स योर सेलिंग प्राइस। बट थोड़ी बारिश आ गई तो थोड़ा पेंट निकल गया उस साइकिल का, पेंट निकल गया उस साइकिल का, तो आपने क्या सोचा कि उसको मुझे 150 रुपए का पेंट करवाना पड़ेगा तो वो मैं 1500 में बेच पाऊंगा, 150 का पेंट करवाना पड़ेगा तो मैं 1500 में बेच पाऊंगा। अब क्या मुझे सोच के बता सकते हो इसकी एनआरवी क्या है? इस साइकिल की एनआरवी क्या है? इस साइकिल की एनआरवी 1500 है कि कुछ और है? 1350. 1350 is the NRV of this cycle. Why? Because before selling you will have to incur 150 on that paint expense. तो आपको हाथ में 1500 नहीं मिलेंगे, आपको हाथ में 50 मिल रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हो। आपने सोचो 150 रुपए का खर्चा किया और 1500 में बेचा, तो नेट नेट हाथ में कितना आया? 1450 आया। मिला कि नहीं? पक्का मिलेगा 1350? श्योर मिलेगा ही ना, आपने खर्चा किया है पेंट पे। तो टू सेल द स्टॉक एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस यू विल हैव टू इनकर एन एक्सपेंस ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इन अवर एग्जांपल 20,000 का गुड्स आपको 30,000 में बेचने के लिए 10% ऑफ सेलिंग प्राइस का खर्चा करना पड़ेगा। तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? 3,000 का तो कर दिया, चलो। तो हाथ में कितना आएगा आपको? 27,000 तो आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। Which is higher? Is my cost higher or is my NRV higher? Or for that matter, what is lower? Cost is lower or NRV is lower? Cost is lower. Cost is lower. So what should I record? What should be the value of this stock? 20,000 का स्टॉक को कुछ 20,000. कम करना है कि 20,000 पे ही रिकॉर्ड करना 20,000 पे. है? 20,000 पे ही रिकॉर्ड करूंगा मैं। I will record it at 20,000. कंफ्यूज मत हो जाना, आपके गुड्स का कॉस्ट प्राइस कम नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? तो सर वो 3,000 से बढ़ गया है ना? बढ़ा कैसे? वो 3,000 आपका रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस पे जैसे करते हो आप, वैसा एक्सपेंस हुआ आपका। स्टॉक का वैल्यू तो ऐसे बढ़ गया भाई, स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज थोड़ी हुआ। पर सेल के टाइम हम लोग वो सब एक्सपेंस ऐड करके ही फाइनल एमआरपी रखते हैं ना। सेल के टाइम जो भी खर्चा होता है दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू। स्टॉक के टाइम पे जो भी उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक एक बार खर्चा हो गया वन टाइम, दैट इज एडेड टू स्टॉक। उसके बाद कुछ डैमेज हो गया, स्पॉइल हो गया, रिपेयर करना है, सेलिंग एक्सपेंस हो गया आपके एनआरवी के लिए, दैट्स नॉट अ रेगुलर एक्सपेंस, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। आपने साइकिल खरीदी 1,000 रुपए की साइकिल, वो रेडी हो गई सेलेबल कंडीशन, वहां तक का खर्चा इज एडेड अप टू द कॉस्ट। अभी उसके बाद बारिश हुई, आग लग गई, कुछ जंग लग गया, उसके वजह से थोड़ी खराब हो गई, वो तो आप घड़ी घड़ी 4 महीना 6 महीना 8 महीना गोडाउन में पड़ा रहेगा, तो घड़ी घड़ी स्टॉक खराब होगा, घड़ी घड़ी उस पर खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी वो सब खर्चे आप थोड़ी ऐड कर दोगे स्टॉक। वन टाइम एक्सपेंस टू ब्रिंग द स्टॉक टू यूजेबल कंडीशन, दैट इज ओनली एडेड टू स्टॉक। समझ में आई ये बात? ऐसा नहीं है कि आपके खरीदते हुए ये स्टॉक डैमेज था और आपने खर्चा किया, ऐसा नहीं था। सेकेंड हैंड नहीं खरीदा, खरीद के रखा हुआ स्टॉक अच्छे कंडीशन में था, फिर स्पॉइल हो गया, डैमेज हो गया आपके पड़े पड़े यहाँ पर, तो उसको आपको रिपेयरिंग का जो भी खर्चा है वो देना पड़ेगा। बेसिकली आपको ये सेलिंग का जो सेल है ना, सेल को बनने के लिए, सेल अकर होने का खर्चा है, सेल रिलेटेड एक्सपेंस है, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर सेलिंग प्राइस, एनआरवी हो जाएगा आपका। हाँ, अगर मैं आपको बोलता कि आपको 50% ऑफ सेलिंग प्राइस का खर्चा करना पड़ेगा बेचने के लिए, इस स्टॉक को बेचने के लिए आपको 50% ऑफ सेलिंग प्राइस का खर्चा करना पड़ेगा, तो कितने का खर्चा होगा आपका बता सकते हो? 50% ऑफ सेलिंग प्राइस का खर्चा करना पड़ेगा,
तो ही ये गुड्स आपके नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिकेंगे। तो 50% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब कितना? 30,000 का 50% कितना होता है? 50%। 15,000 होता है। 15,000 होता है, मतलब आप इसको 30 में बेचोगे और 15 का खर्चा कर दोगे इस पे, तो नेट नेट हाथ में कितना आएगा आपको? 15,000 हाथ में आएगा। तो इसकी एनआरवी क्या हुई? 15,000 15,000। नाउ you will value this stock at what price? 15,000 NRV. Now you will reduce this stock by 5,000 right now only, because आपको मालूम है फ्यूचर में 5,000 का लॉस पक्का है। ये 5,000 से हुआ, समझ में आया आपको? 30 में बेचा और 15 का खर्चा हो गया, कॉस्ट थी आपकी 20,000, तो बेसिकली 35 का गुड्स आपका 30 में जा रहा है, तो 5 का लॉस हो गया। ये 5 का लॉस आप इमीडिएटली रिकॉर्ड करके दिखा दोगे। जब तक आपका एनआरवी आपके कॉस्ट के ऊपर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस दिन आपका एनआरवी कॉस्ट के नीचे आ गया, मतलब एनआरवी का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल, वो अगर कम हो गया तो आपको लोअर प्राइस पे करना पड़ेगा। डिड यू गेट दैट? एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं? बोलो। इस सम में अगर मैं आपको बोलूं 20% ऑफ सेलिंग प्राइस आपको खर्चा करना पड़ेगा, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस खर्चा करना पड़ेगा बेचने के लिए, तो कितने का खर्चा होगा? 6,000 का होगा। तो हाथ में कितना मिलेगा? मैं तो ऐसे ही सोचेगा 6,000 का चलो खर्चा कर दूंगा मैं, हाथ में कितना मिलेगा मुझे? 24. Still my cost is less, still my cost is 20,000, so no problem, no need to worry as such. Mind you, this is not the direct expense incurred on stock. I cannot add it to the cost of stock. Why it is not a direct expense? ये पार्ट समझ में आया आपको? ये वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, वो सब डायरेक्ट है, वन टाइम टू ब्रिंग द स्टॉक टू सेलेबल कंडीशन। उसके बाद मैं एडवर्टाइजमेंट करूं, गोडाउन रेंट भरूं, उसका इंश्योरेंस निकालूं, उसको डैमेज करूं, डैमेज का रिपेयर करूं, वो सब खर्चा तो उसका सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके मैं निकाल दूंगा एनआरवी फाइंड आउट कर। अंडरस्टूड? खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपके कॉस्ट से कम वैल्यू आपको हाथ में आ रही है तो आप उसको लोअर प्राइस पर रिकॉर्ड करो। तो यहां पर ये गुड्स आपके फिजिकल इन्वेंटरी में 20,000 पर ही दिख रहे हैं, तो विल यू मेक एनी चेंज टू गेट द ओनरशिप स्टॉक? विल यू ऐड एनीथिंग? विल यू सबट्रैक्ट एनीथिंग? नथिंग। बट इफ यू सी द सेकंड एग्जांपल ओवर हियर, गुड्स कॉस्टिंग, हाँ ये 20,000 ऑलरेडी इंक्लूड किया है। हाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, देखो पढ़ो दिया हुआ है। स्टॉक वाज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ 150% ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग गुड्स। मतलब बाकी स्टॉक तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग गुड्स, मतलब ये स्टॉक थोड़े अबनॉर्मल है। पढ़े तो सब उसके अंदर ही है, तो सेल्स तो दिया ही नहीं है। सेल्स दिया नहीं है, अपने को वैल्यूएशन पूछा है खाली। अपने को पूछा है कि आपको फिजिकल इन्वेंटरी में कुछ कम करना चाहिए कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सी द नेक्स्ट वन, यू विल गेट इट मोर क्लियर। Goods costing 15,000 were damaged beyond repair and were expected to realize 2,000 only. 15,000 के गुड्स बहुत ज्यादा डैमेज हो गए और रियलाइज खाली 2,000 करेंगे, मतलब उसको बेचने जाओगे तो हाथ में 2,000 मिलेगा। 13,000 का डिवैल्यूएशन। अभी 13,000 का डिवैल्यूएशन हो जाएगा। अभी योर स्टॉक विल बी वैल्यूड एट 2,000। बट फर्स्ट एग्जांपल में 20,000 का गुड्स था, डैमेज तो हुआ था, लेकिन रिपेयरिंग का खर्चा जो था वो सेल में रिकवर हो रहा था, एनआरवी वाज स्टिल हायर, आई वाज नॉट वरीड अंटिल द पॉइंट माय एनआरवी इज 20,000। मतलब 10,000 तक का भी खर्चा होता स्टॉक में तो भी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, ऐसा चीज है। समझ में आ रहा है? 10,000 तक के भी खर्चे होते तो मैं टेंशन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? आपको समझ आ रहा है ये बात? क्योंकि स्टिल योर एनआरवी इज इक्वल टू कॉस्ट, नॉट हायर देन। इक्वल टू कॉस्ट है तो भी मैं 20 पे वैल्यू करता, बट जैसे आपकी एनआरवी 19 हो गई, मतलब आपको हाथ में 19 आएगा डैमेज का खर्चा पे करने के बाद, तो आप कितने पे रिकॉर्ड कर दोगे? 19 पे रिकॉर्ड कर दोगे, 18 पे रिकॉर्ड कर दोगे, 17 पे कर दोगे। यहाँ पर 2,000 आपको हाथ में आएगा, तो आप कितने पे रिकॉर्ड कर दोगे स्टॉक? 2,000, मतलब यू विल डिक्रीज योर स्टॉक बाय 13,000। तो यहाँ पे कुछ परचेज सेल हुआ ही नहीं है। आप गोडाउन में गए, आपने देखा, सपोज आप साइकिल्स में डील कर रहे हो, आपके पास 320 साइकिल्स थी,
320 साइकिल्स थी आपके पास, पर साइकिल कॉस्ट वाज 1000। ये आपका फिजिकल स्टॉक था, 320 साइकिल आपको गोडाउन में मिली। फिर उस 320 साइकिल में से आपको पता चला कि 160 साइकिल्स आपकी नहीं है भैया, 160 साइकिल्स है कंसाइनर की, उसने आपको एजेंट बना के बेचने के लिए दिया हुआ है। तो क्या आप इसके ओनर हो? नहीं हो, तो आपने 1,60,000 अपने स्टॉक में से निकाल दिया। अब बचा कितना? 1,60,000। अब बचा कितना? 1,60,000 का ओनरशिप स्टॉक, मतलब बेसिकली 160 साइकिल्स। अभी इन 160 साइकिल्स में से दिया हुआ है 20,000, कुछ नहीं दिया तो सब कुछ इंक्लूडेड ही है उसके अंदर, नॉट इंक्लूडेड तो स्पेसिफाई करके देगा, नॉट इंक्लूडेड इन द अबाउट। ओके, उस 160 साइकिल में से 20 साइकिल्स थोड़ा स्पॉइल था और 15 साइकिल्स खतरनाक रीत से डैमेज हो गया था। 15 साइकिल्स खतरनाक रीत से डैमेज हो गया था। तो ये जो 20 साइकिल था, इस पे खाली जंग लगा था, 3,000 के खर्चे से काम हो जाने वाला था, तो इसको तो मैं 20,000 पे इंक्लूड कर दूंगा कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि माय एनआरवी स्टिल हायर। आर यू गेटिंग दिस? एंड ये 15 साइकिल्स को मैं, बहुत खराब हो गई है तो भंगार के भाव में ही जाएंगी, 2,000 रुपए हाथ में आने वाले हैं, तो 15,000 के सीधे 2,000 होने वाले, तो इसको मैं 13,000 से कम कर दूंगा और 2,000 पे वैल्यू करूंगा। तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ माय स्टॉक? 1,60,000 था, उसमें समझो ये 20 मैंने हटा दिया और ये 15 मैंने हटा दिया, तो नॉर्मल साइकिल कितनी थी मेरे पास? नॉर्मल साइकिल जो एकदम परफेक्ट कंडीशन वाली थी वो 125 साइकिल्स एकदम नॉर्मल थी, 1,25,000 वाली। तो 1,25,000 साइकिल्स, इतना रुपीस का साइकिल वाज नॉर्मल स्टॉक। उसमें मैं ये साइकिल ऐड कर दूंगा 20,000 वाली, क्योंकि इसका एनआरवी इज स्टिल हायर देन कॉस्ट, और ये मैं एनआरवी पे करूंगा 2,000 पे, एनआरवी इज लोअर देन कॉस्ट। तो मेरा टोटल वैल्यू कितना होता है? 125, 145, 147,000 इज माय ओनरशिप स्टॉक। यही आंसर आपको इधर मिलेगा ऊपर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 को स्टॉक में से अगर हम लोग सीधा इग्नोर करते हैं क्योंकि सेम वैल्यू है, और बाकी को डेप्रिशिएट कर देते हैं 13,000 से स्पॉइल्ड वाले को, तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, 1,47,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। आप ऐसे देखो या वैसे देखो, एक ही बात है। सीधे जाओगे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऐड करते जाओ, और उल्टे जा रहे हो तो आप जो ने आपने जो डिडक्ट किया है, रेड्यूस किया है वैल्यू 13,000, उसको माइनस कर। समझ आया बात कि नहीं? कंसेप्ट बैठ रहा है दिमाग में? जब भी आपके गुड्स स्पॉइल हो जाते हैं और उस पर कुछ स्पेंड कर रहे हो तो टेंशन मत लो, आप एनआरवी देखो, एनआरवी अगर ज्यादा है तो कॉस्ट पे वैल्यू करो, एनआरवी अगर कम हो रही है तो एनआरवी पे कर दो, उतना कॉस्ट में से गुड्स को हटा दो, कॉस्ट प्राइस कम कर दो। समझ लो कि नहीं? चलो स्टेटमेंट बना लो, सब लोग लिख दो, 2 लाइन का ही स्टेटमेंट है। राइट डाउन ऑल ऑफ यू, फिजिकल stock as on 31st March 06 equals 3,20,000. Physical stock on 31st March 06 equals 3,20,000. Physical stock on 31st March 06 equals 3,20,000. Sum number 30. बराबर स्टार्ट हुआ है, टाइम पे आ गया, लिख दो। Physical stock as on 31st March 06 equals 3,20,000. ऐड तो कुछ किया नहीं है, दोनों लेस ही है, तो लिख दो लेस फिजिकल गुड्स लाइंग विथ अस ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, फिजिकल गुड्स लाइंग विथ अस ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, held as consignee. held as consignee चलेगा, फिजिकल गुड्स हेल्ड विथ अस एज कंसाइनी या ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, physical goods held with us as consignee 1,60,000 minus inner column. And second one, damaged goods with NRV less than cost, damaged goods with NRV less than cost, damaged goods with NRV less than cost.
कितना लेस करना है बोलो? 13. 13,000 लेस करना है. वैल्यू नहीं चलेगा. डैमेज गुड्स डीवैल्यूड भी चलेगा, डैमेज गुड्स डेप्रिशिएटेड, डैमेज गुड्स reduced in value. You can write it in your own words, no problem. Okay, damaged goods devalued चलेगा, no problem. कितने से reduce करना है बताओ मेरे को? 13,000. ये हमने एक सिमिलर एग्जांपल स्टार्टिंग वाले एक सम में किया था, याद है? वो क्रेडिटर से माल लेट आया था, डेटर के ड्यू डिलीवरी के बाद आया था, और उसकी सेलेबल वैल्यू कम हो गई थी, एनआरवी कम हो गई थी, तो हमने उतना कम करके दिखाया था. सेम एग्जाम्पल इज दिस, बट इधर कंफ्यूज करने के लिए आपने क्या दिया है? सेलिंग एक्सपेंस की जगह उसने दिया है कि इस पे खर्चा करना पड़ेगा टू सेल द गुड्स. बराबर है? तो हमने सेलिंग एक्सपेंस में से, सेल वैल्यू में से सेलिंग एक्सपेंस के जैसा उसको माइनस कर दिया. और एनआरवी स्टिल हायर फॉर दैट 20,000 का स्टॉक. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 20,000 का स्टॉक. 15 वाले के केस में तो डायरेक्टली दे दिया, बहुत कम है, 2000 नोट आएगा सर 20,000. नोट आएगा ना, दे रहा हूं मैं. नोट विल राइट. ये हो गया 13,000. कर लो फाइनल आंसर. ओनरशिप स्टॉक. ओके, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक लिख सकते हो या वैल्यू ऑफ स्टॉक लिख सकते हो. वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 06. वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 06 इज 1,47,000. 1,47,000. नोट लिखना फॉर दैट 20,000 का गुड्स. नोट में ऐसे दिखाना, कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज्ड इक्वल टू 20,000. ओके, एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड टू अराइव टू सेल at normal selling price equals sale value का 10%, 3,000. Therefore, NRV, that is net realizable value of goods, equals 30,000 minus 3,000 equals 27,000. Now, since NRV is higher than cost, we will value the goods at cost, that is 20,000 rupees. Hence, no effect in the statement. That's your note. Got it? ये आप कॉस्ट में से कब इसकी वैल्यू कम करते बता सकते हो? व्हेन विल यू रेड्यूस द वैल्यू फ्रॉम द एनआरवी अगर 20 से कम होता तो एनआरवी अगर 20 से कम होता, मतलब खर्चा अगर समझो 11,000 हो जाता, खर्चा अगर 11,000 हो जाता तो आपका सेल वैल्यू हो जाता, नेट एनआरवी हो जाता 19,000. तो हम उसको 19 पे वैल्यू कर देते कि भैया हाथ में अभी 19 ही आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आएगा. मतलब 1 से लेस करना है. हाँ, 1 से लेस कर देते, 1 से लेस ना. हाँ, 1 से लेस कर देते. एनआरवी अगर 18 होता तो 2 से लेस करते, एनआरवी अगर 17 होता तो 3,000 से लेस कर देते, and so on and so forth. Got it? Is that clear? That's it. Completes our stock. 14 सम एक होमवर्क है, FIFO LIFO वेटेड एवरेज परपेचुअल करके रखना. फोकस मोर ऑन रिकंसिलिएशन. ओके, और अपना शीट का सम्स किया तो मोर देन इनफ, इससे डिफिकल्ट लेवल का चांस ही नहीं है. ओके, मॉड्यूल एंड शीट, मॉड्यूल में से पहले देख लेना, फिर शीट में से जो है एक्स्ट्रा सम्स इसमें देख लेना. आई विल गिव यू द इंपॉर्टेंस. दैट सम अप्स आवर कॉस्ट स्टॉक
Now we move to the new chapter, that is introduction to partnership. को चलो, let's start with a new chapter. बोलो, what happened? Hello, tell me. Now, new chapter, that is introduction to partnership. What is a partnership form of organization? How it is different from a sole proprietorship? Can you tell me? There are partners and not a single owner. There are partners and not a single owner, more than one owner. Why? The liabilities are joint several. Liabilities are joint and several. Very good, perfect. What do you mean by joint and several liabilities? If one partner gets insolvent, the other partners are liable for his insolvency. Perfect. If one for all for one. Okay. Jointly and severally. Individually also they are liable. Jointly together पूरे firm के behalf पे भी liable है. Does the firm as a separate legal entity owner separate legal status रहता है partnership firm का? No. No. Just like sole proprietorship, partnership and partners are one and the same. So their liabilities are joint and several. वो तो है ही. एक किया तो सबको bear करना पड़ेगा, सब किया तो भी सबको bear करना पड़ेगा. और Unlimited liability. unlimited liability, very good. What is unlimited liability? Personal properties can be attached. अगर आप बिजनेस के लाइबिलिटी बिजनेस के पैसे से नहीं पे कर पा रहे हो तो आपको घर बार अटैच करना पड़ेगा. कौन सा एक्ट इसको गवर्न करता है पार्टनरशिप को? Indian Partnership Act 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अनलिमिटेड पार्टनरशिप को वही गवर्न करता है. बराबर है. उसके हिसाब से व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स एज पार्टनर्स? Minimum to maximum 50. मिनिमम टू मैक्सिमम अभी 50 हो चुका है ड्यू टू द अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, अर्लियर इट वाज 2, 10 एंड 20. नाउ इट इज 2 and 50. मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50. ओके, तो अभी यही लिमिट आपको याद रखनी है 2 and 50 की. फिर एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट. ये पता है आपको व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एंड एन एजेंट? Mutual agency. प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एजेंट का मतलब The principal when Firm के अंदर is a principal, firm के बाहर is an agent. फॉर्म के अंदर इज अ प्रिंसिपल ओनर, फॉर्म के बाहर इज एन एजेंट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉर्म. बराबर है. तो वो खुद ही भी प्रिंसिपल है, खुद भी एजेंट है. दैट इज देयर फॉर ऑल द पार्टनर्स. अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस शुड बी ऑलवेज ऑन प्रॉफिट बेसिस और इट कैन बी एन एनजीओ? NGO also. Never. Partnership can never be an NGO. Okay, partnership can never be an NGO. If you're forming an NGO, you have to register under a Trust Act or a Cooperative Societies Act or a Cooperative Housing Society Act. तो आपका cooperatives या NPOs कहाँ जाएगा? उनको trusts कहाँ जाएगा? Cooperatives कहाँ जाएगा? या NGOs कहाँ जाएगा? They won't come under the purview of partnership. पार्टनरशिप होल एंड सोल हमेशा और हमेशा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए ही होना चाहिए. ओके, उसका मेन एक्ट के डेफिनेशन में दिया हुआ है. पार्टनरशिप आप सिर्फ प्रॉफिट वर्च्यू से ही बना सकते हो. चैरिटेबल एनजीओ कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, उसको टैक्सेशन जो लगता है वो पार्टनरशिप से 30% फ्लैट रेट लग जाता है. वो पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही लगता है. नॉन प्रॉफिट तो आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते. मेंबर्स इकट्ठा करो, वो एनजीओ कहा जाएगा या ट्रस्ट कहा जाएगा या कोऑपरेटिव कहा जाएगा. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या ट्रस्ट एक्ट में आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं. फिर पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? हाउ डज अ पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस? आपको कोई पार्टनरशिप बनानी है तो आप कैसे बनाओगे? Agreement, very important point. Okay, partnership comes into existence by an agreement. What is that agreement called? अब इंडिया में ये अग्रीमेंट अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अनलिमिटेड वाले पार्टनरशिप का अग्रीमेंट कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है. ये अग्रीमेंट ऑप्शनल है. ठीक है, ये अग्रीमेंट ऑप्शनल है लेकिन रिटर्न होना बेटर है. महाराष्ट्र में इट इज कंपलसरी सिंस आई थिंक 1985 और 86 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो महाराष्ट्र में दिस अग्रीमेंट इज कंपलसरी, रिटर्न अग्रीमेंट चाहिए. बाकी ऑल ओवर इंडिया इट इज ऑप्शनल. इट कैन बी रिटर्न, वर्बल, ओरल, व्हाटएवर इट इज.
What is better? If it is written, it is better. If it is oral, it is रिटर्न क्योंकि रिटर्न रहेगा और उसको रजिस्ट्रेशन करवाना वो कंपलसरी होना चाहिए. दैट इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र. बाकी इंडिया में कुछ कंपलसरी नहीं है. Registration of that agreement is compulsory. How do you register that agreement? Registrar of The registrar of firms. There is every district, every state में, छोटा state है तो state में, छोटी district है, काफी सारे district है. अभी महाराष्ट्र में 31-32 districts है, तो हर एक district में एक registrar रहेगा. With that registrar of firms, you have to get it stamped. Okay. So once you get registered, it gets a legal status now. So that's a legal document. And suppose कुछ ऊंच नीच हो गया, तो you can always file a case in the court of law. That registered agreement is called as partnership deed. That registered agreement is called as partnership deed. Is that clear? Before registration, it is just simple agreement. What will that agreement include? profit sharing ratio. लोकेशन Profit sharing ratio number 1, names, addresses, पूरा बिजनेस प्लान ही रहेगा. पार्टनर sorry, number of partners. Yes, क्या बोल रहा था बिजनेस आर्यन? प्लान ही रहेगा. पूरा business का बिजनेस प्लान ही रहेगा. लोकेशन और वो business का सब. plan When each partner joins. business का terms, rules and regulations basically. जो rules regulations आप follow करोगे पार्टनरशिप में, जो conditions आपको डालनी है पार्टनरशिप की, वो सभी की सभी condition आप agreement में include कर सकते हैं. बराबर है? Starting with the names, वो तो basic details चाहिए, addresses, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर. ओके. फिर आपका टाइप ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस आप करने वाले हो. फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका मेंशन्ड होगा वहां पे, कौन से रेशियो में प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड. फिर आपको डेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, और आपका बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस कौन से टाइप में डील करेगा. फिर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट्स दिए होंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्या रेट से देना है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रेट स्पेसिफाई किए होंगे एग्रीमेंट में. सैलरी टू पार्टनर, अगर कोई सैलरी एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको क्या रेट से क्या सैलरी देनी चाहिए. फिर आपका कमीशन, अगर कोई एजेंट के जैसा काम कर रहा है कमीशन, तो क्या कमीशन देना चाहिए. फिर कौन से सिचुएशन में आपको बिजनेस बंद करना पड़े. पार्टनरशिप एट विल होती है, पार्टनरशिप ऑफ टर्म पार्टनरशिप होती है. तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल मतलब मर्जी. जैसे सब पार्टनर्स ने अग्री किया बिजनेस बंद करना है, बंद कर देंगे, तो वो मेंशन किया होगा अग्रीमेंट में. इट इज पार्टनरशिप एट विल. फिर पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर टर्म, मतलब 6 साल की पार्टनरशिप है, 6 साल के बाद हम लोग बंद कर देंगे, वो मेंशन किया होगा कब बंद करनी है. बराबर. पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर भी होता है. पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर मतलब ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट हम लोग कम खरीदेंगे, बेचेंगे, इसमें जो प्रॉफिट लॉस आएगा शेयर करेंगे, फिर अलग हो जाएंगे. सो पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर होता है. इसमें आप वो डिटेल बता के रखते हो, इस पर्टिकुलर वेंचर की पार्टनरशिप है, इसके बाद सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी, इसके बाद बंद हो जाएगी. फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के प्रोविजन दिए होते हैं. जब कोई रिटायर होगा तो क्या करना है भैया, नया एग्रीमेंट बनाना है कि रिटायरिंग वाले को डिस्चार्ज करके बिजनेस कंटिन्यू करना है. किसी की डेथ हो गई तो उसको क्या क्या देना है डेथ पे. आपने सीखा है ना, डेथ पे उसका कैपिटल देना है, उसकी शेयर ऑफ गुडविल देनी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, शेयर ऑफ रिजर्व्स देना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट शेयर देना है, क्या क्या देना है, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे देना है, ये सब दिया होगा. एडमिशन की टर्म्स एंड कंडीशन दी होगी, कितने मैक्सिमम पार्टनर आप एडमिट करोगे, इससे ज्यादा हुए तो क्या कर सकेंगे, माइनर को एडमिट करना है कि नहीं करना है, 18 इयर्स बिलो वाले को एडमिट करना है कि नहीं करना है. ये सब चीजें जो भी आपके डिसीजन हैं आपके पार्टनरशिप में जो लेने हैं, बेसिकली आपका पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन है. वो जैसे लॉ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको देख देख के आप डिसाइड करते हो कि क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है. वैसे पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट पार्टनरशिप अग्रीमेंट. इज दैट क्लियर? सो जितना हो सके द पार्टनर शुड बी वेरी मच प्रूडेंट अबाउट दिस अग्रीमेंट. In the beginning itself, they should try and think all the possibilities and they should try and include all those things in the agreement and get it registered, so that आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो किसी को भी. समझ में आई बात? तो बहुत सारी चीजें होती है अग्रीमेंट में, जो आपको डिसाइड करके रखनी है रख दो, क्योंकि वो एक बार स्टैम्प थप्पा हो गया तो वो अभी लीगल फॉर्मेट ले लेगा, और आपको कुछ फॉलो नहीं किया आपने तो केस वेस हो सकता है. सोच समझ के आपको फ्रेम करना है उसको. ठीक है. अच्छा, इसके बाद भी अमेंडमेंट्स आप कर सकते हो अग्रीमेंट में, प्रोवाइडेड ऑल द पार्टनर्स अग्री ऑन दैट. सो यू कैन टाइमली चेंज एंड मेक द अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड ऑल द पार्टनर्स should agree on making the amendments in the agreement. Okay, then we
सी देयर इज, अभी ये कौन से पार्टनरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932, इज इट लिमिटेड और अनलिमिटेड पार्टनरशिप? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड पार्टनरशिप है। अभी अनलिमिटेड में क्या रिस्क होता था आपको? बिजनेस करने में पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होने का रिस्क है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है, राइट? सो पब्लिक क्या थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है बिजनेस करने में, कि बहुत रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने को। लेकिन जैसे आपको एक्सपैंड करना है, थोड़ा रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा, तो रिस्क उठाओगे तो लायबिलिटी अटैच हो जाएगी। तो ये अवॉइड करने के लिए अपनी गवर्नमेंट ने, फॉरेन कंट्रीज में काफी पहले से था, इंडिया में अभी अभी आया है 2008 में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लाया। क्या लाया? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लॉ में आई थिंक यू हैव एक्ट आल्सो दिस ईयर LLP का। तो LLP एक्ट में भी आप पढ़ोगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें क्या हो गया आपका पार्टनरशिप? व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ एन LLP? डू यू नो एनीवन? It has separate existence. It has a separate legal entity like a company, perpetual existence, different from its members. And what is the form? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया LLP आने से? लिमिटेड लायबिलिटी is limited. Liability is limited. मतलब आपने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में वही डूबेगा। पर्सनल प्रॉपर्टी कभी अटैच होने वाली नहीं है। अगर लॉसेस हो गए तो वही जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड। So is it a good or a bad form of partnership as compared to the? Good. It's a very good partnership format where you can have the advantages of partnership with the status of a company. Company में भी ऐसा होता है, company is a separate legal status, separate legal entity, but since you are making a company, you have to get it registered under Companies Act 1956 amended to 2013. तो आपको 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। उस एक्ट के रूल्स रेगुलेशन आपको गवर्न करेंगे। और जब आप कंपनी बनाते हो ना, तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पब्लिक हो गए तो बहुत ही ज्यादा। सेबी के साथ आपको हर एक डिटेल आपको अपलोड करके दिखानी होती है पब्लिक डोमेन में। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी काफी सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, रिजल्ट्स वगैरह के होते हैं, कोई बड़ा चेंजेस हो गया, ये सब आपको पब्लिश करके देने पड़ते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज एक्ट के। LLP जो होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, उसमें इतने रेगुलेशंस नहीं है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट 2008। एक्ट अलग हो जाता है तो रेगुलेशन कम है, इंटरफेरेंस कम है गवर्नमेंट का, आराम से बिजनेस कर सकते हो, और साथ में लायबिलिटी भी लिमिटेड है, तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करने का डर नहीं है। वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसको भी टैकल करने के लिए एक सिंगल बंदे को भी अगर बिजनेस करना है रिस्क लेके, उसके लिए भी एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है। डज एनीवन नो दिस कंसेप्ट? वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी डेवलप हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में। वन पर्सन कंपनी मतलब एक बंदा, 100% शेयर होल्डिंग उसके पास, विथ लिमिटेड लायबिलिटी। जो पैसा उसने बिजनेस में डाला उतनी उसकी लायबिलिटी, नो अनलिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों सिचुएशन, वेदर इट इज वन पर्सन कंपनी और इट इज एन LLP, अगर आपने झोल झपाटा किया, जानबूझ के क्रेडिटर का पैसा डुबाया, कहीं बाहर पता चल गया, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी बन गए, उनकी तो कंपनीज थी, बट आप LLP और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफॉल्ट किया, जानबूझ के आपने झोल किया, तो अनलिमिटेड, तो सब कुछ आपको घसीट लेंगे। तो फिर कुछ भी लिमिटेड नहीं है भैया, सब पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होने वाला है। इज दैट क्लियर? अब जब आप लिमिट, लेकिन इसमें आपको फायदा क्या है? जब आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हो तब आपकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड तो है ही, प्लस आप जॉइंट एंड सेवरल से बाहर आ जाते हैं। मतलब आपको दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी भुगतने की जरूरत नहीं है। दूसरे पार्टनर ने कुछ झोल झपाटा किया तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होगा, आपका नहीं। तो आपका लायबिलिटी इज ओनली टुवर्ड्स द बिजनेस। सबने मिलकर झोल किया तो फिर अनलिमिटेड हो जाएगी सबकी, बट एक पार्टनर ने कुछ गड़बड़ी कर दी तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लायबिलिटी, you are responsible only for the liability of the business. So I am liable हो खाली आपके LLP बिजनेस को। जैसे मैनेजमेंट, शेयर होल्डर are liable only to the company, वैसे आप LLP में liable हो only to the business, not to the other partners. Is that clear? तो आप इंडिविजुअलिटी में काम भी कर सकते हो और
साथ में बिजनेस में आपको टेंशन भी नहीं है लायबिलिटी अटैच होने का. So all these are advantages of LLP over partnership. So ये LLP आपको अभी थियोरी में ही है, LLP एक्ट भी है, उसको अच्छे से पढ़ना, ये साल आपको लॉ में है, ठीक है. प्रैक्टिकली हमारे जो क्वेश्चंस होंगे दे आर विथ रिस्पेक्ट टू अनलिमिटेड पार्टनरशिप 1932 ओके. और LLP के मेंबर्स भी अनलिमिटेड होते हैं. LLP में मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं. नॉर्मल जो अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती है उसमें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 होता है. LLP में मेंबरशिप इज आल्सो अनलिमिटेड. 100 अनलिमिटेड मेंबर होता है ना. सॉरी 100. One has to be unlimited liability ना. Everyone cannot be limited. One has to be unlimited liability. वो है ना, वो अलग टाइप है वापस LLP का. With one person having a unlimited liability. यहाँ पे जो हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं उसमें all are having limited, no unlimited liability. Okay. So that is a type of LLP again with an unlimited liability person. One person having unlimited liability. Okay. So there is a LLP with all limited partners also you can have. Okay. And झोल हो गया तो आपको सबका अनलिमिटेड हो जाएगा. Now let's come to the actual system. अपना जो रिकॉर्डिंग पार्ट है, अकाउंट्स हम लोग जिसका मेंटेन कर रहे हैं, वो होगा आपका अनलिमिटेड पार्टनरशिप के हिसाब से. ओके. अनलिमिटेड पार्टनरशिप दैट इज 1932 जो आपने 12th स्टैंडर्ड में लर्न किया हुआ है. व्हाट आर द अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स यू आर प्रिपेयरिंग इन केस ऑफ अनलिमिटेड पार्टनरशिप? फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट बनाते थे आप? trading, partner capital, capital or current account and balance sheet. This was the only differentiating part, capital and current. When do we used to make capital and when we used to make current account? अकाउंट बैलेंसेस दिया रहेगा तो करंट भी बढ़ा. fixed capital method or fluctuating capital method. Fixed or fluctuating capital method. What happens in fixed capital method and what happens in fluctuating capital? In fixed capital, all the transactions they are done with the bank. Nothing is related to the capital. हाँ, तो फिक्स कैपिटल में आपका कैपिटल इज फिक्स, नो चेंज. पार्टनर्स को चाहिए कैपिटल फिक्स रहे शुरू से एंड तक, तो फिक्स कैपिटल. सो ऑल द चेंजेस विल बी डन इन व्हिच अकाउंट? करंट अकाउंट. ओनली इन दैट सिचुएशन यू ओपन करंट एंड ऑल द चेंजेस इंटरनल जो भी हो रहा है पार्टनर का, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह सब करंट में, ड्राइंग सब करंट में. कैपिटल आर फिक्स. व्हाट अबाउट योर करंट अपना ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? All the changes shall be done in capital account. All the changes shall be done in capital account. Okay. All the changes shall be done in capital account. Nothing in current, because capital itself is fluctuating. One more thing, the accounting standards. Accounting standards जो launch होते हैं ICAI के, they are particularly only for the companies. They are particularly only for the companies. Okay. Not for the firms or the sole proprietorship. So sole proprietorship and firms have independent authority to follow the standards or not, but it is always advisable if they follow the standards, then their accounts can be consistent and they can be compared with the other firms, okay, larger firms and all. The standards are applicable only to the companies, not to the firms and sole proprietors. Keep that in mind. And now we are going to deal with पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स. ओके, हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, कैपिटल, करंट एंड बैलेंस शीट. यहाँ पर हम लोग एक और चीज लर्न करेंगे. एक्चुअली एक और चीज नहीं है, ये चीज पहले से थी, आपको 12th में ओमिट करवा दी गई थी. ये था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. डज एनीवन नो अबाउट दिस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? What is this P&L appropriation account? Profit, net loss उसमें adjust करना था. Net profit, net loss तो P&L में मिलता था ना अपने को. नहीं, मतलब कि कैपिटल करंट में नहीं डालने का, उसमें P&L appropriation. After retirement, death, admission वाला. नहीं, वो तो P&L एडजस्टमेंट था बॉस. मिक्स मत करो दोनों को. रिवैल्यूएशन अकाउंट. P&L एडजस्टमेंट अलग है, P&L अप्रोप्रिएशन अलग है. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो था, प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस, वित्ती, क्षमा, तन्वी. P&L adjustment account जो था, that was revaluation account. It was open to record your lump sum gains and losses which occurred at the time of admission retirement. Lump sum जो हम लोग P&L adjustment use करते थे, याद है अभी रेक्टिफिकेशन.
so that the changes are not in current profits, they are directly in capital. रेवेन्यू नेचर के चेंजेस हम नहीं दिखाते वहां पे, दे आर शोन एज कैपिटल नेचर चेंजेस बिकॉज दे अफेक्ट योर प्रीवियस सब 2-3 साल के प्रॉफिट को साथ में अफेक्ट कर रहे हैं. तो वो वाला रहता है जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए होता है. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए जो ओपन होता है दैट इज अप्रोप्रिएशन. तुमने आई थिंक किया होगा, आईसीएसई में होगा तुमको ये. तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम ओपन करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है. पीएनएल एडजस्टमेंट वापस आएगा आपको एडमिशन रिटायरमेंट में, तब बताता हूँ लंप सम. ओके, लंप सम चेंजेस रेक्टिफिकेशन में आपने सीखा हुआ है एक बार. करंट प्रॉफिट्स नहीं, रेवेन्यू प्रॉफिट के चेंजेस नहीं, लंप सम प्रॉफिट में जो चेंजेस करने हैं, कैपिटल में जो डायरेक्टली ट्रांसफर करने हैं, वो चेंजेस आप पीएनएल एडजस्टमेंट में दिखा. ओके, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. नाउ ओवर हियर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. व्हाट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? P&L appropriation account is an extension of P&L account. P&L appropriation account is an extension of P&L. Extension of P&L का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं P&L appropriation. Appropriation of profit का मतलब होता है subdivision of profit. Appropriation मतलब distribution of profit और subdivision of profit. Okay? आपने ट्रेडिंग बना लिया, आपने पीएनएल बना लिया. श्रुति व्यास प्लीज पे अटेंशन. आपने ट्रेडिंग बना लिया, आपने पीएनएल बना लिया. ओके, उसमें आपको एक प्रॉफिट मिला. उस प्रॉफिट में वो पीएनएल बनाते वक्त आप सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन टू पार्टनर, ये सब चीजें नहीं करोगे रिकॉर्ड. कुछ देख के हिंट समझ में आ रही है ये सब चीजें क्या है? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन टू पार्टनर या तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब चीजें आप नहीं करोगे. कैन यू रिलेट टू दीज थिंग्स? व्हाट आर द थिंग्स आई एम टॉकिंग? हाँ, इंटरनल लायबिलिटी. वी आर सपोज्ड टू पे और रिसीव दीज थिंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स, राइट? करेक्ट. सो ये सब चीजें एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है, पार्टनर्स को ही बिलोंग करती हैं. तो पार्टनर और बिजनेस के जो डीलिंग होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं. तो जब आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करोगे तब आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब चीज नहीं दिखाओगे पीएनएल में. पीएनएल में आप बाकी सब इनकम्स एक्सपेंस दिखाओगे. वहां से जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली कैपिटल में नहीं जाएगा, वो नेट प्रॉफिट जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एज बाय पीएनएल अकाउंट. तो जहां ट्रेडिंग खत्म होता है वहां पे पीएनएल शुरू होता है, और जहां पे पीएनएल खत्म होता है वहां पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन शुरू होता है. तो ये बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, समझो 50,000. अब यहाँ पे आप दिखाओगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, to salary to partner, whoever is the partner, A, B, you are going to give by interest on drawings. तरीका वही है, नॉमिनल अकाउंट है, गेन्स क्रेडिट करो, एक्सपेंस डेबिट करो, रिकॉर्ड करो, और फिर जो फाइनली आपको मिलेगा दैट्स योर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू A and B. कैपिटल. रिजर्व फंड किधर आएगा? विल गो टू कैपिटल. रिजर्व फंड का जो ट्रांसफर है वो भी अप्रोप्रिएशन में आएगा. लास्ट ईयर तक तो ये सब पीएनएल नहीं होता था. करंट या कैपिटल में करते थे. नहीं, रिजर्व फंड, द एग्जिस्टिंग रिजर्व फंड, इट इज देयर एज योर लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी. एग्जिस्टिंग रिजर्व फंड है, लेकिन वो रिजर्व फंड बना कैसे भैया? वो रिजर्व फंड बना कैसे? उस रिजर्व फंड में आपके प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं ना, तो वो प्रॉफिट्स आप थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखाओगे. यहाँ पे टू रिजर्व फंड लिखोगे. तो आपने 50,000 कमाया, उसमें से 10,000 आपने रिजर्व फंड में डाला और बाकी कैपिटल फंड में, कैपिटल में डाला. तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते ना रिजर्व फंड को. That is the existing reserve fund, and we used to distribute not in case of final accounts. We used to distribute them in case of admission, retirement, death or dissolution. Why in case of admission, retirement, death? Because the new partner was coming and we had to give the old profits to the old partner. पुराना कमाया हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर को दे के खत्म करना था. बट अब जब फाइनल अकाउंट में रिजर्व फंड आता था, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंटिन्यूअस फाइनल अकाउंट. जब फाइनल अकाउंट का रिजर्व फंड आता था तो आप कहाँ दिखाते थे? लायबिलिटी में दिखाते थे, याद है? उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे. जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, यूज्ड टू शो इट अंडर लायबिलिटी, यूज्ड टू कैरी इट फॉरवर्ड.
It gets carried forward. It has some special profit kept for contingencies. तो वो प्रॉफिट हवा में से तो क्रिएट नहीं हुए, वो कहीं से तो ट्रांसफर हुए हैं. तो वो कहां से ट्रांसफर होते हैं? वो यहां से ट्रांसफर होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन. हर साल 10,000 ट्रांसफर करोगे तो बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ते जाएगा. फर्स्ट ईयर 10, then 20, then 30, then 40, then 50. Are you understanding this? तो लास्ट ईयर तक तो हम लोग ये सब पीएनएल और कैपिटल में करते थे, तो ये सब लास्ट ईयर change हो तक गया. ये सब आप लोग पीएनएल अकाउंट में दिखा देते थे, क्योंकि वो बोर्ड्स ने वो फॉर्मेट ही आपको इजी करके दे दिया. एक्चुअली इससे पहले जब मैं पढ़ा था, when I was in 12th standard, we had this P&L appropriation and it is still there in the practical business. बट आपको थोड़ा सिलेबस इजी करने के लिए, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पर ही दिखाई दे रही हैं, उसने पीएनएल क्लब करवा दिया है, बोर्ड्स ने पीएनएल क्लब करवा दिया है. बट प्रैक्टिकली ऑलवेज व्हेनेवर यू वांट टू शो द ट्रांजैक्शन, रक्षित हरिया आपका ध्यान कहीं और है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे. Whenever you want to record the transactions between partner and business, you do not show them under P&L, you show them under P&L appropriation. Okay? ये होता ही था, ये होता ही है, ये अभी भी एग्जिस्टिंग में है. खाली आपके बोर्ड्स को इजी करने के लिए उन्होंने स्किप कर दिया, उसको स्क्रैप कर दिया. उन्होंने डायरेक्टली P&L में सब चीजें. एडवांटेज, व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज आपको अभी पता चलेगा. एडवांटेज आपको प्रॉफिट पता चल गया ना, 50,000 यहां तक के प्रॉफिट. इसमें से यू कैन डिसाइड कितना का आप सैलरी दे सकते हो, दे भी सकते हो कि नहीं. अग्रीमेंट में तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पैसा है कि नहीं, वो मालूम कैसे पड़ेगा. तो वहां तक का एक प्रॉफिट आप सेव करके रख लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अग्रीमेंट में तो है, लेकिन प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं हुआ तो उतना ही इंटरेस्ट दे पाओगे. तो ये सब चीजें आपने डिसाइड किया कि इंटरनल प्रॉफिट से 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है, बट आपको इंटरनल प्रॉफिट ही नहीं पता है. इंटरनल प्रॉफिट आपको कैसे पता चलेगा? सब एक्सपेंस इनकम को माइनस करके ये 50,000 ये इंटरनल प्रॉफिट है, इसका 10% आपको रिजर्व में डालना है, तो 5,000 रिजर्व में डालना है. तो इंटरनल ब्रेकअप के लिए आप अलग से बाइफर्केशन करके दिखाओगे तो इट्स ऑलवेज बेटर. रेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपको, ये एडवांटेज है इसका. और ये एडवांटेज आपको कंपनीज में और अच्छे से पता चलेगा. कंपनीज में जो प्रॉफिट क्रिएट होता है उसमें से पहले एक्सटर्नल लोन वगैरह का इंटरेस्ट चुका देते हैं, फिर जो प्रॉफिट बचता है दैट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर, दैट इज द इंटरनल अक्रूवल, बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर. उसमें भी दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी. उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आप चुका देते हो, फिर जो बचता है दैट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो इंटरनल प्रॉफिट हर एक बिजनेस चाहता है कि इंटरनल प्रॉफिट अलग से दिखे. सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन. आपको इंटरनल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है. इसमें अप्रोप्रिएशन में आप कोई भी चीज बाहर वाले को नहीं दोगे. यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द आउटसाइडर्स. सो वॉट एवर थिंग्स आर डेबिटेड टू अप्रोप्रिएशन, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट. Whatever things are debited to appropriation, they are not a charge on profit, they are a subdivision of profit. Whatever things are debited to appropriation, they are not a charge on profit, they are an appropriation of profit. Charge का मतलब होता है expense, आपका profit घट गया, gone. Appropriation का मतलब होता है ये profit actually घटा नहीं है, ये divide हो गया है, partner को ही जा रहा है, capital में ही जा रहा है, अलग अलग तरीके से, या थोड़ा reserve में दिख रहा है business के liability को, internal liability. Did you get this point? So हमें तो दिखाना है और होना भी चाहिए अलग. इंटरनल प्रॉफिट आपको पता चल जाए तो सैलरी वैलरी आप दे सकते हो उसके हिसाब से. तो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम. छोटू सा प्रॉब्लम है, शीट है आपके पास, टेक आउट द शीट. जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स, कंटिन्यू टुमारो विद द बिगर प्रॉब्लम्स. सर ये जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो इफेक्ट दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग, ये सब पीएनएल का है कि कैपिटल अकाउंट का? पीएनएल का है. पीएनएल का मतलब कैपिटल में सेकंड इफेक्ट जाएगा ना, कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा. पीएनएल में फिर कुछ नहीं आएगा ना सर? पीएनएल में जो लिखते थे ना वो इधर लिखने का. अभी हाँ दोनों में मत लिख देना, हाँ हाँ नहीं तो डबल डबल हो जाएगा सब.
दोनों में नहीं लिखना है, समझ में आया ना? जब आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये ऊपर नहीं आएगा पीएनएल में। पीएनएल में बाकी सब एक्सटर्नल एक्सपेंस इनकम का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन में विल शो ऑल दीस चेंजेस। ओके, ऑल द एडजस्टमेंट जो ऊपर थे वो नीचे आ गए अभी, दैट इज द डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन आपको 5-5 मार्कर आ सकते हैं या 2-2 मार्कर ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो। P&Q commenced the business in partnership on 1st January 2016. 1st January को commencement है तो obviously year ending आप 31st December पकड़ लो। CA में वैसे भी आपको बोला है कुछ year ending के बारे में नहीं दिया तो 31st December पकड़ना, not March। सिलेबस आपका पुराना है, अब तक अपडेट नहीं आया उधर, 31st मार्च के सम्स इतने नहीं डाले उन्होंने। P&Q commenced business of partnership on 1st January 2016. No partnership agreement was made either oral or written. भाई लोगों ने अग्रीमेंट ही नहीं बनाया। अब जब आपका अग्रीमेंट होता ही नहीं है, आपको पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन आपको अप्लाई हो जाते हैं 1932 वाले। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 खाली 2 ही चीजें बताता है पार्टनरशिप के लिए, 2 ही प्रोविजन उधर दिए गए हैं। नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। ये आपने सीखा हुआ है पार्टनरशिप में। अगर आपको पीएसआर नहीं दिया होता है तो आप क्या अज्यूम करते हो, इक्वल है, बराबर है। एंड एक और चीज दी गई है, अगर आपका डीड साइलेंट है तो एक्ट एक और चीज बोलता है, क्या बोलता है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है? Interest on loan. हाँ, इंटरेस्ट ऑन 6%. पार्टनर्स लोन, 6%. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये 2 चीजें ही आपके पार्टनरशिप एक्ट में दी गई हैं फॉर अ पार्टनरशिप। इफ द डीड इज साइलेंट, इफ द डीड इज साइलेंट, इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, देन ये 2 चीज ही हैं, बाकी कुछ नहीं दिया है भैया। बाकी एक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि आपको पार्टनर बहुत मेहनती है तो उसको सैलरी दो, पार्टनर ने बहुत कैपिटल लाया तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट दो या उसको इंटरेस्ट दो, पार्टनर ने ड्राइंग्स किया तो उससे इंटरेस्ट लो। ये कुछ एक्ट नहीं बोल रहा है आपको। एक्ट क्या बोल रहा है? खाली 2 चीजें। इफ द डीड इज साइलेंट, यू गिव द प्रॉफिट्स इन द पीएस इक्वल रेशियो, एंड इफ द डीड इज साइलेंट, यू गिव लोन पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ। ये कौन सा लोन है, जो बिजनेस ने पार्टनर को दिया है या बिजनेस ने पार्टनर से लिया है? लिया है। लिया है, पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया है, बिजनेस का लायबिलिटी है। So on that you are supposed to pay interest at the rate of 6%. That's it. वो तो कैपिटल ही हो गया ना? नहीं, that's not capital. कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है बॉस। कैपिटल उसका मूड़ी है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए रखा हुआ है, उस पे कोई इंटरेस्ट की गारंटी नहीं है। लॉस हुआ तो बेयर करेगा, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा उसको। ये लोन का इंटरेस्ट है। लोन का इंटरेस्ट मतलब लाइक इंटरनल लायबिलिटी ओनली, इट इज लाइक कैपिटल, बट उस पे फिक्स रेट 6% से उसको मिलेगा। और बिजनेस जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें पहले 6% उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ये जो मैंने बताया ना इधर, ये अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट जो 50,000 हुए हैं, इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी इंटरेस्ट ऑन लोन की जाएगी, पार्टनर्स लोन। उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं उससे वो सैलरी देगा, उससे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, और बचे हुए रिजर्व में डालेगा, और फिर उसका कैपिटल में बैलेंस, ऐसा हो। समझ में आया? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिलने ही वाला है। अगर डिसाइड किया तो 10-12% से भी मिल सकता है, लेकिन नॉट डिसाइडेड देन 6% एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा दिया उसने लोन, उस पर वो 6% कमाने के सेफ रह रहा है। ओके, उसको फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस लोन पार्ट में नहीं जाएगा, वो कैपिटल को ही जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन रीड? P&Q commenced the partnership business on 1st January 2016. No partnership agreement was made either oral or written. भाई लोगों ने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया। They contributed 50,000 and 80,000 respectively as capital. In addition, P also advanced 40,000 on 1st July 16. म्हणजे एडिशनल
एडिशनल कैपिटल लोन दिया तो दिल स्पेसिफाई. He also advanced 40 मतलब और एडिशनल कैपिटल आया जुलाई में 40,000. बट एडवांस तो मतलब लोन हुआ था. एडवांस टेकन इज लोन. P also advanced मतलब वो और कैपिटल लेके आया. इट्स अ वे ऑफ सेइंग. ऐसा दिया he advanced a loan or he gave a loan or business took a loan. Loan is specified. They'll clearly specify it. Okay. Then एक minute. I think they have taken it as loan only over here. Yes, they have taken it as loan only. Advanced वो लोग ने loan ही लिया actually. Okay. P also advanced 40,000 on 1st July 16. That you take it as loan only. Advance को loan ही ले लो फिर. Advanced as loan ही ले लो. कैपिटल के लिए एडिशनल कैपिटल दिया होगा तो फिर कैपिटल कंसीडर करना. P also advanced to take it as loan. Okay. Advanced as loan only you have taken. P went abroad with his sick friend on 1st April 2016 and could not attend the partnership business up to 30th June. P went abroad to visit his sick friend on 1st July 16 and could not attend the partnership business till 30th June. अब अप्रैल में जून में P ने अटेंड नहीं किया है बिजनेस. The profits for the year ended on 31st December 2016 amounted to 60,600. Disputes have been arisen between them on the sharing of profits. अभी प्रॉब्लम्स आ गए on 31st December कि क्या करने का इसका. कुछ तो डिस्प्यूट्स है. क्या डिस्प्यूट्स है देखो. P claims मतलब P ने क्लेम किया he should be given interest at the rate of 12% on capital and loan. And loan मतलब that advance, whatever he has given, that is advance, that is loan. Okay, consider it as loan. So he should be given interest at the rate of 12% on capital and loan. Profit should be distributed in the proportion of capital. तो P क्या बोल रहा है अभी कि मेरा कैपिटल 50,000 है, 30,000 है, तो मेरे को इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए और ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा कैपिटल रखा है. तो मेरे को 12% इंटरेस्ट दो. कैपिटल पे तो दोनों को मिलेगा और मेरे को लोन पे भी 12% इंटरेस्ट दो क्योंकि मैंने 40,000 का लोन दिया है बिजनेस को. ऐसा P बोल रहा है. Q क्या बोल रहा है. नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली. 80,000 है ना. E का कैपिटल P's कैपिटल इज 50 and 80. सॉरी ये 50 है, ये 80 है. ये 50 है, ये 80 है. तो P बोल रहा है दोनों को 12% इंटरेस्ट तो दो ही, वो मेरे को भी दो उसको भी दो, और मैंने जो लोन दिया है 40,000 उसका भी मुझे इंटरेस्ट चाहिए. ऐसा P इज टेलिंग. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल. तो P बोल रहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल. अभी क्यों बोल रहा है पता नहीं, वो बोल रहा है 50-80 का कैपिटल है, उसको 5:8 में डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. किसको? P को. Q बोल रहा है कि नहीं, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली. नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली 1:1 में चाहिए. He should be allowed a remuneration of 2,000 per month during the period of P's friend's illness. मतलब जब P ने काम नहीं किया तब Q ने ही काम किया था, तो वो बोल रहा है 2,000 पर मंथ का उसको एक्स्ट्रा सैलरी दो. 2,000 इंटू 3 6,000 की उसको सैलरी चाहिए. Q ऐसे बोल रहा है उसको सैलरी देनी चाहिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 7%. Q बोल रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन दोनों 7% से दो. लोन का भी 7% दो और इसका भी 7% दो. You are required to settle the dispute between them and distribute the profits according to the law. State the reasons for your answer. अभी इसमें नोट ही दिखाना है अपने को. Is there any agreement between them? First question. No. No. If there is no agreement, then what comes into picture? Equal PSN. Equal मतलब पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है. So what you will write in your statement, since there is no agreement, between the partners, provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply.
Since there is no agreement between the partners, provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply. अभी 1932 का पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है रिगार्डिंग PSR? इक्वल इक्वली होना चाहिए. वो क्या बोल रहा है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? 6% होना चाहिए. वो क्या बोल रहा है रिगार्डिंग सैलरी टू पार्टनर? कुछ नहीं देनी चाहिए. और वो क्या बोल रहा है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कुछ नहीं. तो ये लिखने का अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नंबर 1 प्रॉफिट्स शैल बी शेयर्ड इक्वली. तो ना P का बात ना Q का बात चलेगा. Q तो कोइंसिडेंटली इक्वली बोल रहा था. तो P का क्लेम तो चला गया इसमें से टुप. प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली. P और Q दोनों का क्लेम का एक ही आंसर है इसमें कि प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली. अब कुछ भी कर लो, आपका अग्रीमेंट नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा. आपका प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली. कैपिटल रेशियो कुछ नहीं अप्लाई होने वाला है. नंबर 2 सेकंड डिस्प्यूट वाज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. What will you write regarding interest on capital? Will there be any interest on capital given? No. No interest on capital shall be provided. No interest on capital shall be provided either to P or Q. No interest on capital shall be provided either to P or Q. डिस्प्यूट हुआ अगर बाय चांस आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट यही बोलने वाला है, भैया पार्टनरशिप एक्ट को देखो और आंसर मिला लो अपना. कुछ नहीं मिलने वाला है. 5% भी नहीं, 60% भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा. थर्ड, देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग सैलरी. पी तो चला गया था फॉरेन में अपने फ्रेंड को मिलने. मैंने 3 महीना काम किया, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए. अग्रीमेंट तो है नहीं. अग्रीमेंट बनाया होता तो मिलती. अग्रीमेंट तो है नहीं, तो मिलेगी कुछ सैलरी? नो सैलरी. नो सैलरी shall be entitled to Q. No salary shall be entitled to Q. And the last one, interest on loan में भी कुछ dispute था. P बोल रहा था मेरे को 12% से इंटरेस्ट चाहिए. Q बोल रहा है इसको 60% से इंटरेस्ट देंगे हम लोग. क्या होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? 6%. Interest on partners loan, that is right, P's loan. Interest on P's loan. Interest on P's loan. Interest on P's loan shall be provided at the rate of 6% per annum. Interest on P's loan shall be provided at 6% per annum. Interest on P's loan shall be provided at 6% per annum. ये हो ऐसे गया क्यू आपका. का सब वो डिमांड्स तो बराबर ही है ना, इक्वल, फिर 6% के आसपास, और उसको सैलरी भी मिलना ही चाहिए ना, उसने ज्यादा काम किया है तो. नहीं, देखो यही तो प्रॉब्लम होती है. अगर आपकी डिमांड्स बराबर है तो आप पहले अग्रीमेंट आपने क्यों नहीं बनाया? लॉ अंधा होता है, कानून अंधा होता है. कानून क्या देखता है? या तो एक्ट देखेगा, या तो फिटनेस देखेगा, या तो एविडेंस देखेगा. एक्ट बोल रहा है आपको कि आपको जो चाहिए आप डाल दो ना यार. अग्रीमेंट में आपको सैलरी देनी है तो कंडीशन डाल दो. अगर कोई पार्टनर अब्रॉड गया तो दूसरे पार्टनर को 4000 सैलरी मिलेगी, 2000 सैलरी मिलेगी, डाल दो. अगर कोई आपने लोन एडवांस किया तो 12% इंटरेस्ट, मार्केट रेट में 12% चल रहा है, 12% दे दो. पुट इट इन योर अग्रीमेंट. अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए कैपिटल पे तो डाल दो, या इंटरेस्ट चाहिए तो डाल दो. 7%, 8%, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन अग्रीमेंट में लिख दो पहले ही. आपको बोला तो गया है, अभी आपने लिखा नहीं है अग्रीमेंट में, आपने बनाया ही नहीं है कोई अग्रीमेंट, तो फिर तो वो माय वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड हो गया. ओके, तो अग्रीमेंट अगर नहीं, भले ही वो जेन्युइन है, पी जो बोल रहा था सब चीजें उसकी जेन्युइन है, क्यू जो बोल रहा था सब चीजें जेन्युइन है, फिर भी क्यों हार जाएगा यहाँ पे? क्यों हार जाएगा? क्योंकि भाई ने अग्रीमेंट नहीं बनाया, रजिस्टर नहीं करवाया. कुछ भी मान्य नहीं हुआ जाएगा और एक्ट आ जाएगा बीच में, और एक्ट में जो प्रोविजन होगा वो फॉलो करना पड़ेगा.
समझा? ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है कि आपको पता चले कि अग्रीमेंट बनाओ, लगे तो ये प्रोविजन इसके लिए ही डाला गया है कि आपको पता चले कि अग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत छोटा चीज था, कभी तो लाखों की बात हो जाए। आपके प्रॉफिट्स हैं, लाखों रुपए में आपके प्रॉफिट हैं, आप बोल रहे हो कि मेरा कैपिटल ज्यादा है, इसका कम है, 2:1 में होना चाहिए, डबल होना चाहिए, और बोल रहा है इक्वली होना चाहिए, वो जीत जाएगा। यू डू नॉट हैव एनी अग्रीमेंट, डू नॉट हैव एनी रिटन अग्रीमेंट डीड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So that's about your agreement का importance. Second question पढ़ो. P, Q and R, not second, wait. डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या पूछा है आपने को? You are required to settle the disputes between them and distribute the profits according to law. Okay, distribute the profits according to law. So what are the profits? एक distribution दिखा दो यहाँ पे, distribution of profit. What is the profit? 60,600. 60,600 is your total profit. Just distribute it. इसमें P's share and Q's share equally ही जाएगा. 60,600 का half. That is, एक मिनट, 1 minute, 1 second, don't write. क्या दिया क्वेश्चन में? No agreement was made either. They contributed 50/80, P additional, and say 1st April, June, profits for the year ended amounting to 60,600. Yeah, okay. Wait, it won't be 60. हाँ, 60,600 डायरेक्टली मत करना. 60,600 में पहले आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पड़ा हुआ है आपका, सो लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दैट इज पीज लोन. इंटरेस्ट ऑन पीज लोन कितना दोगे? इंटरेस्ट ऑन पीज लोन 40,000 का लोन था एट द रेट ऑफ 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स. ये जुलाई में आया हुआ लोन है, तो 1,200 आएगा ये आपको शायद, बराबर है? 1,200 मिला. देन नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका? नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 59,400. दिस शैल बी शेयर्ड बिटवीन P and Q equally 1:1. So that is 59,400 का half 29,700 and 59,400 का half 29,700. This is your distribution of profit. Got it? $60,600 के प्रॉफिट हुए थे. ये कौन से 60,600 के प्रॉफिट थे? P&L अप्रोप्रिएशन के बिगिनिंग वाले. लफड़ा अप्रोप्रिएशन में ही होगा, बाहर के एक्सपेंस इनकम माइनस करने के बाद का प्रॉफिट तो रेडी है आपका. अप्रोप्रिएशन में ये लफड़ा हो गया. सो अलग इंटरेस्ट चाहिए, अलग सैलरी चाहिए, ये सब आप नहीं कर सकते. गॉट इट? थर्ड क्वेश्चन दे. P and Q start a business on 1st January 2016 with capitals of 50,000 and 30,000 according to the partnership deed. अब ये बोलने का मतलब क्या हो गया? According to the partnership deed, there is a contract. there is a contract, there is a deed. बराबर है? तो according to the partnership deed, Q is entitled to a salary of 100 per month and interest is to be allowed on capitals at the rate of 8% per annum. Remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to Q and interest on capital of 35,000. During the year, A withdrew 9,000 and B withdrew 8,000 for domestic purpose. अब अपने को बताना है, give the journal entries relating to the subdivision of profit.
अब सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट के जर्नल एंट्री से पहले आप एक छोटा सा अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो आपको जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक छोटा सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। दिस इज योर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, दिस इज जस्ट अ वर्किंग नोट। व्हाट इज दिस पीएनएल अप्रोप्रिएशन? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। जहां पीएनएल खत्म हुआ वहां ये शुरू हुआ। तो जैसे ट्रेडिंग में से प्रॉफिट हम लोग पीएनएल में डालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे पीएनएल में से अप्रोप्रिएशन में हम लोग नेट प्रॉफिट डाल देते हैं। तो पीएनएल में आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशन, और इधर आएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है 35,000 बिफोर द अप्रोप्रिएशन। व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस? PNL to PNL PNL to appropriation. PNL appropriation. P&L appropriation, just like we did trading to P&L, remember, for gross profit. Same way P&L to P&L appropriation, this is your net profit का entry. अभी पहले शुरू क्या करने का, हमेशा ऑर्डर यहाँ पे याद रखना अप्रोप्रिएशन में। सबसे पहला आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे दोगे, सबसे पहला आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे दोगे, ठीक है? उसके बाद आपका जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ओके, उसके बाद फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला ये इंटरेस्ट फाइनल अकाउंट जैसा फॉर्मेट है कि लेजर अकाउंट वाला? फाइनल अकाउंट्स वाला, 2 कॉलम्स, पर्टिकुलर अमाउंट। ट्रेडिंग पीएनएल का जो फॉर्मेट था सेम है, पीएनएल का ही एक्सटेंशन है। जो आप पीएनएल में लिखते थे वही लिख रहे हो, खाली एक अलग अकाउंट बना के। ओके, फाइनल अकाउंट फॉर्मेट, 2 कॉलम्स। नाउ व्हाट आर वी सपोज्ड टू गिव? सिंस देयर वाज एन अग्रीमेंट सैलरी टू पार्टनर देना, यहाँ पे लोन तो था नहीं, तो टू Q's capital, Q is entitled to a salary, तो 2Q's capital ब्रैकेट में सैलरी, 2Q's capital ब्रैकेट में सैलरी कितना देना है? 100 पर मंथ, तो 100 into 12 that is 1200। P को तो कोई सैलरी देनी नहीं थी। ये जर्नल एंट्री आपको समझ आई? पीएनएल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, बिजनेस का कम हो रहा है यहाँ से पैसा फिलहाल, और पार्टनर का कैपिटल इसको देना बाकी है, बराबर है? कैपिटल बढ़ा के रख दिया क्यू का सैलरी दे के। एक्चुअली ये सैलरी बिजनेस खुद, पी और क्यू मिलके खुद ही दे रहे हैं क्यू को। तो ये 1200 में एक्चुअली क्यू खुद भी शेयर कर रहा है 600, खुद ही खुद को पैसे दे रहा है 600। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1200 आर शेयर्ड बाय बोथ P and Q and it is going to Q entirely. Then we have interest on capital, ये भी जाएगा to P's capital to Q's capital। ब्रैकेट में लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डायरेक्टली टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बदले वी आर राइटिंग टू कैपिटल, जर्नल एंट्री। ओके, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू कैपिटल ऐसे होता था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गया, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कट हो गया। I'm passing the net entry, P&L appropriation to capital. Okay. So P&L appropriation में 2Q capital कितना है इंटरेस्ट? 8% पर एनम। और कैपिटल के बारे में, अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हाउ मेनी मंथ्स का इंटरेस्ट विल कैलकुलेट? 12 months. Assumption is it is there from the beginning till the year, end of the year. तो 50,000 का 8% for 12 months, that's 4,000, and 50,000 इसका है 30,000 का 8% for 12, that is 2,400. So P और Q का 4,000 and 2,400, that is 6,400. और कुछ दिया है अपने को? सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, खत्म। बाकी का जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, that is P capital, Q capital. What is the profit after doing all this? Check. This is 35,000 minus 7,600.
कितना आ रहा है? 27,400. 27,400. 400. 27,400 is your profit. Divide it in what ratio? Will you divide it equally? 5:3. 5:3 because there was the agreement 5:3 का, तो कर लो 5:3 में डिवाइड. कितना आ रहा है? P का 17125 एंड 10275. इसी का जर्नल एंट्रीज पास करना है आपको. ये वर्किंग नोट था, तो राइट अ जर्नल, ड्रॉप अ जर्नल, लिख दो जर्नल एंट्रीज. All these journal entries will happen on the last date, year end, 31st March 16. 31st March 16. P&L अप्रोप्रिएशन समझ आया? सेम ही था जो हम P&L में करते थे वो यहाँ पे कर रहे हैं. खाली लिख सकते हो, यू कैन राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर. फिर आपने ये एंट्री किया, सैलरी को पहले डेबिट किया और फिर उसको ट्रांसफर किया. ओके, डायरेक्टली कैपिटल भी लिख सकते हो, दोनों वे से राइट है, नो प्रॉब्लम. टू क्यूज कैपिटल, टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल. जर्नल ड्रॉ कर लो छोटा सा, 3 एंट्री का जर्नल है. व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? नेट प्रॉफिट का कोई एंट्री नहीं करना है, वहां से आगे से चालू करना है अप्रोप्रिएशन का. व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? क्यू को सैलरी देने की एंट्री क्या होगी आपकी? P&L appropriation to Q's capital account. P&L appropriation to Q's capital account 1200. P&L appropriation to Q's capital account 1200. P&L appropriation to Q's capital. अगर आपने सैलरी टू कैपिटल मारा है तो आपको वापस एक और एंट्री करना पड़ेगा, P&L appropriation to सैलरी. 2 एंट्री किया है तो ये बताया ना मैंने, यहाँ पे मैंने नेट एंट्री मारा है. 2 किया है तो 2 एंट्रीज यू नीड टू पास. P&L appropriation to Q's capital account 1200, ब्रैकेट में लिखना being salary payable to Q. 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 Okay. Second entry. For giving interest on capital, what will be your entry for giving interest on capital? P&L appropriation to P cap to Q cap. P&L appropriation to P cap to Q cap. Q cap. All of you got that? P&L appropriation to P cap to Q cap. P&L appropriation to P cap to Q cap. 6,400, 4,000 and 2,400. Being interest on capital payable to partners. Being interest on capital charged to partners, payable to partners. Being interest on capital payable to partners. Third entry, last entry for profit. क्या होगा? What will be the entry for transfer of profit? बोलो. Simple है. P&L appropriation to P capital to capital. P&L appropriation to P cap to Q cap. 27,400, 17,125, 10,725. Profit transferred to capital. Profit transferred to सर capital. फर्स्ट वाला एंट्री क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट वाला एंट्री करना है तो कर सकते हो, एक्स्ट्रा ही है. यहाँ पे आपको यहाँ से पूछा है ना, पास जर्नल एंट्रीज फॉर सब डिविजन, जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिविजन ऑफ प्रॉफिट. खाली डिविजन ऑफ प्रॉफिट यहाँ से अप्रोप्रिएशन के एंट्रीज है. सर क्या आएगा वापस बोलो ना. लास्ट एंट्री P&L appropriation to P cap to Q cap. P&L appropriation to P cap. वाला क्या था सेकंड? सेकंड वाला भी वही था, P&L appropriation to P cap to Q cap. फर्स्ट वाला P&L appropriation to Q capital. सेकंड वाला P&L appropriation to P cap to Q cap. थर्ड वाला भी सेम. थर्ड वाले का तो ड्राइंग्स टाइम पास के लिए दिया है. ड्राइंग्स टाइम पर ड्राइंग्स कहाँ दिखता है बोलो? कैपिटल डेबिट साइड ड्रॉ किया है ना. हाँ ड्राइंग्स, तो उसका एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स टू कैश होगा, राइट?
ड्रॉइंग्स टू कैश हो जाएगा उसका एंट्री, और कैपिटल टू ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। अपने को यहाँ पे पूछा है सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट। इसमें खाली सेफ साइड के लिए एक नोट लिख सकते हो, इट इज अज्यूम दैट अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन द एंड ऑफ द ईयर। इट इज अज्यूम दैट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन द एंड ऑफ द ईयर। इट इज अज्यूम दैट अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन द एंड ऑफ द ईयर। It is assumed that amounts are withdrawn on the end of the year. मतलब लिखना ही है, सॉरी ये सेंटेंस लिखना है। हाँ, सेफ साइड के लिए लिख दो। स्किप हो गया तो भी टेंशन मत लो, इसमें ये जनरल अजम्पशन है हमारा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ओरिजिनल कैपिटल का ले लेते हो ना। अब अज्यूम करते हो कि बिजनेस में शुरू से एंड तक कैपिटल पड़ा हुआ है। अगर ड्रॉइंग्स उसका पहले डेट पे हो जाता तो कैपिटल घट जाता थोड़ा सा, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाता। इट इज अज्यूम दैट अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन द एंड ऑफ द ईयर। तो आप पूरा कैपिटल साल भर पड़ा हुआ है, पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा उस पर। वो नहीं भी दिया, जनरल अजम्पशन है, 1000 बार किया हुआ है अपने पार्टनरशिप में। क्वेश्चन 5 लास्ट, खाली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 5 मिनट्स। अभी 1:30 मम्मी बज गया बुला अगर रही आप ओनली पीएनएल ग्रुप पे 1:30 बज गया। मम्मी बुला रही है, जाना पड़ेगा। सर आज बहुत कर मैं 1:30 हर रोज है। ऐसा क्यों करते हो सर? 5 मिनट्स, कम ऑन। 140 कभी तक तो टाइम पे छोड़ दो, कभी तो टाइम पे छोड़ दो। तो 5 मिनट्स का 1:45 2 o'clock बच जाता है। नहीं, हाँ 15 खाने मिनट का हो भी गई है, हर खाने का 5 भी मिनट। मजा नहीं आता। फिर आप डिस्कस करते हो, फिर टाइम जाता है। अरे ये बहुत सिंपल ये है। होमवर्क कर ले गए, होमवर्क दोपहर कर का ले गए। खाना और शाम का होमवर्क और नाश्ता है, एक ही हो होमवर्क जाता और है। फ्रेश होना चाहिए। हाँ तो ये भी चलेगा, उसके साथ होमवर्क कर लेंगे। ये भी दे दो अभी। 5 मिनट का समय करो, चलो फटाफट। दोपहर का खाना और शाम का ए भाई, इसमें जर्नल एंट्री भी नहीं है, खाली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। चिंदी है यार, इत्तू सा ये क्या है, क्या ये? सर एक दिन रहने दो सर, एक दिन ऐसा। ए कौन है ये? आर्यन भानुशाली। 2 मिनट का अकाउंट है यार, तू ऐसा बोल रहा है एकदम लंगड़ा त्यागी, ऐसा थोड़ी चलेगा। कौन सा सॉन्ग? हाँ, सम नंबर 5। अब ना बोल रहे हो, तू उधर से पूछे जा रही है। अरे बट एनीवेज यू हैव टू डू। आत्मा घुस गया लंगड़ा त्यागी का उसके। सम नंबर 5, कम ऑन, 2 minutes, quick. P&L appropriation, transfer the profit, read if there is any agreement. है तो follow the agreement. Five. Sum number 5. 5. हो जाना चाहिए अभी तक। स्टार्टिंग कैपिटल आता है क्या? कर जाए अभी। 1 मिनट, क्या हार्डली कैपिटल? स्टार्टिंग का कैपिटल आता है। स्टार्टिंग का कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हो, एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। ये स्टार्ट होएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट से और फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नहीं समझा तेरे को तीर्थ? समझा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। अरे एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल है, पीएनएल जिधर बंद हुआ यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट चालू हुआ और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुमने। जो एंट्रीज पीएनएल में कर रहे थे वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कर रहे हो। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन। करते थे ना फाइनल अकाउंट्स में, यही तो करते थे।
P&L डेबिट में लिखते थे खाली 12th स्टैंडर्ड, इसके जगह हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख रहे हैं। सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल में, और ये दो एंट्री खाली क्लब किया है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा तो वापस बाद में P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा, चलिए कंबाइंड एंट्री किया और हो गया। मिला, चेक कर लो 1 मिनट। बाय नेट प्रॉफिट मिलेगा तुमको 25,000. 25,000, बाय नेट प्रॉफिट 25,000। फिर टू बीज कैपिटल 6,000 सैलरी ब्रैकेट में सैलरी, टू बीज कैपिटल 6,000 ब्रैकेट में सैलरी, गॉट इट। देन टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन? 1,200, 1200 800 800. तो मिला 1800 1200 1800 1200 and 1800 and 1200 ऐसा आएगा। 1800 and 1200 हाँ 1800 and 1200, 6% of 30,000, 6% of 20,000, 1800 1200। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में इंटरेस्ट ए कैप बी कैप, टू बी ए कैप टू बी कैप सेम। एंड देन व्हाट इज योर फाइनल प्रॉफिट? 25 minus 3,000 minus 6,000, 1000 that is 16,000. 16,000 will go in the ratio of 5:3, 10 and 6 10 and 10 and 6. So two partners capital, A cap 10, B cap 6, net profit transfer sorted. चिंदी अभी समझा तीर्थ? चलो अभी क्वेश्चन 6 आपका होमवर्क है, देख लो 1 मिनट क्वेश्चन 6, प्लीज रीड दैट क्वेश्चन 6। A and B start business on 1st January 2016 with capitals of 30 and 20, मिला सबको? Then according to the partnership deed, B is entitled, सेम ही है। हाँ लेकिन पूरा बना, सेम है. बनाना क्या होता है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगी आपकी, समझा? तो यहाँ पे टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या आएगा? बाय P&L अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में सैलरी, बाय P&L अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में इंटरेस्ट, बाय P&L अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, पढ़ लो। और ड्रॉइंग्स किधर आएगा? डेबिट कैपिटल, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल। अच्छा, और बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो पहले लाइन पे क्या आएगा? वो कैपिटल बाय बैलेंस की बाय बैंक? बाय बैंक। बैंक स्टार्ट किया है ना तो बाय बैंक, ऊपर से टपका होता तो बाय बैलेंस। समझ में आया कि नहीं? क्या बनाना है समझा? ऐसा बनाना है समझा? तो डाउट है तो बोलो, यू कैन वेट, अदरवाइज यू कैन लीव, वी आर मीटिंग टुमारो। वन सम फॉर होमवर्क, टाटा बाय बाय। ये बाय बैंक